यानी पेज नंबर 240 कुछ क्वेश्चंस रिवाइज करने के लिए कौन कौन से क्वेश्चन एक एक करके जरा शुरू हो जाए जब तरतीब से, कोई मसला तो नहीं इनमें सवाल है। या लाइसेंस प्लीज आवाज आ रही है? ये एक एक करके बताइए कौन से तरतीब से क्वेश्चन बताया। सबसे पहले कौन सा था? सर बता दें यार क्या हो गया। 2009 पे कौन सा क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 9? नहीं, सबसे पहले मैं कौन कौन सी तरतीब से काटा, तो सबसे पहले 9 का था। ये 9 में कोई जो ये रिवाइज सही था। 9 के बाद कहाँ जाना? 345 में कोई जो 345 के बाद कहाँ आना? तो 41 पे क्या था? तो 41 में बाद में आना था सर, पहले 209 में दोबारा जाना था सर। ना करें खुदा की ना करें, क्वेश्चन नंबर 7 रिवाइज करना था। कोई मसला कैसे रिलेटेड 241 निकलना, तो 41 फिर अटेंड करना था। तो ट्राई वो एक सेकंड कल वाला आंसर निकालिए, तो कल कर रहे थे क्वेश्चन। ये कल जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 होगा। इसमें कुछ रिकंसिलिएशन बनाई थी। जरा देख के जरा हेडिंग्स बोले, 3 हेडिंग्स लिख पाए थे। ये जब फर्स्ट और सेकंड रिकंसिलिएशन रख देते हैं, फर्स्ट और सेकंड रिकंसिलिएशन। कभी कभी ये जो फर्स्ट और सेकंड रिकंसिलिएशन है, ये आप देखेंगे शायद आंसर में इकट्ठी बनी है। कौन कौन सी करना है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को किससे रिकंसाइल करना है? बेसिक अर्निंग से, और फिर बेसिक अर्निंग को किससे रिकंसाइल करना है? डायलूटेड अर्निंग से। तो इधर बोर्ड पे एक सेकंड देखो, ये जो दो फिगर्स हैं, यही जो बेसिक अर्निंग्स है, ये फिर नेक्स्ट रिकंसिलिएशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो शायद अगर आपने 241 पेज पे क्वेश्चन का अगर आंसर पर नजर पड़ी हो, तो ये शायद रिकंसिलिएशन एक कॉमन हेडिंग में भी बन जाती है। लेकिन बहरहाल आप गलत नजर बनाइए। मैंने सिर्फ बताया ठीक है कि कभी इकट्ठी नजर आ जाए। बस मैं क्या कह रहा हूँ, इकट्ठी नजर आने का मतलब क्या है, कहाँ से ही अगली बननी है। बेसिक अर्निंग जहाँ आ जाएंगी उसी को फिर डायलूटेड में कन्वर्ट करना है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से बेसिक तक पहुंचे, बेसिक से फिर डायलूटेड पर पहुंचना। तो कभी कभी आंसर का देखेंगे तो शायद ये एक ही कंबाइंड वर्किंग में फिगर कैलकुलेट नहीं होगी। लेकिन आप अलग वैसे कर हेडिंग्स, लेकिन बोल रहे तो पहली रिकंसिलिएशन किस चीज की? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से बेसिक अर्निंग्स तक अगर आना हो तो बीच में क्या हो सकता है? रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड हो सकता है। और अगर बेसिक से डायलूटेड तक आना अर्निंग्स तक, तो फिर दरमियान में 3 चीजें हो सकती हैं। ऑप्शंस की तो फिर अर्निंग जीरो ही होंगी। ऑप्शंस की जो हम फिगर लेंगे वो तो फॉर नो वैल्यू ले रहे होंगे, इसलिए अर्निंग्स उसकी जीरो होंगी। लेकिन 3 चीजें मींस अर्निंग ऑप्शंस होंगी, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या डिबेंचर्स होंगे, और प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तीसरी रिकंसिलिएशन फिर शेयर्स की है, बेसिक शेयर्स से डायलूटेड शेयर्स। इसमें भी बेसिक शेयर्स से आगे चलेंगे तो वही 3 चीजें आएंगी, ऑप्शन के शेयर्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड के शेयर्स, और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के शेयर्स। तो 241 पे जो क्वेश्चन था मेरा ख्याल है हो गया वैसे। अगर है कोई मसला बताओ। मसला नंबर 1 यही नहीं है, नजर ही नहीं पड़ी है, कहा ही किसी ने नहीं था।
मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से कल हमने डिस्क्लोज बनाया ना, बना लिया करें इसी तरह। मतलब पहले सबसे पहले क्या जरा डिस्क्लोज देखे क्या असल में वो तो एज इट इज उठा के लिखना है बस। फिगर्स पहले कहाँ से आई हैं जितनी ये ईपीएससी जो आई थी सारी, तो वर्किंग नहीं होगी अपने फिगर को उठा के प्रेजेंट करना, तो मतलब पूरी बात जरा सही हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में प्रेजेंटेशन हो जाएगी और देन फिर नोट्स आ जाएंगे। बस तो ये प्रेजेंटेशन क्योंकि वर्किंग्स में आपने की होगी, ना भी करें तो ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है जिस तरह के डिस्क्लोजर बन गए आप इसी तरह ही बनाएं, चाहे अदरवाइज अभी आंसर में ये सारी प्रेजेंटेशंस नजर ना भी हैं। वैसे ये तीन जो रिकंसिलिएशन है ये वैसे मेन नोट्स का हिस्सा है, लेकिन ये जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन है ये भी वैसे पता होनी चाहिए, कभी बताता भी प्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड है, तो कोई नहीं, मतलब जिस तरह कल हो गया इसी को आप ध्यान में रखना। कोई क्वेश्चन में क्या हद तक प्रॉब्लम तो नहीं, ये अपना आंसर निकालना बताएं, इसमें पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स कौन कौन से, जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए। मेरे ख्याल 3 है, अपनी रैंकिंग वाली वर्किंग नहीं करते, इसमें कौन कौन से डायल्यूटिव निकले, शेयर ऑप्शन का प्रेफरेंस शेयर निकले, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंटी डायल्यूटिव क्यों निकले, बेसिक से ज्यादा था, ठीक है। चलिए कुछ डिस्क्लोजर आपने बनाए कल हमने, इनको जरा थ्योरेटिकली जरा पढ़ना, पेज नंबर ढूंढना, ये पहले जरा पेज नंबर ढूंढना है 199, जल्दी हो जाए जरा कोशिश करें, आधे घंटे में बात होता, मुझे क्वेश्चन और होता। पेज 199, पेज 191 सॉरी 199 पे एंटी डायल्यूटिव थोड़ा सा जरा फाइनल करना है, क्या होता है एंटी डायल्यूटिव, ईपीएस कम होने की बजाय इसमें इजाफा हो, अगर इजाफा हो रहा है ईपीएस में कमी की बजाय तो फिर वो एंटी डायल्यूशन हो जाएगी। एक डेफिनेशन लिखी हुई है इधर अपने, इधर एंटी डायल्यूशन, पेज नंबर कौन सा है, एंटी डायल्यूशन इज द इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर, इंक्रीज इन या डिक्रीज इन, और गौर से पढ़ने का लिखा, अगर लॉस के एंगल से सोचें तो लॉस अगर बढ़ जाए, नहीं लॉस बढ़ना शेयर होल्डर्स के लिए नुकसानदेह होगा या लॉस का कम होगा, तो लॉस अगर बढ़ रहा है तो फिर वो डाइल्यूशन है या एंटी डाइल्यूशन है, और अगर लॉस कम हो रहा, प्रॉफिट का बढ़ना और लॉस का कम होना ये एंटी डाइल्यूशन है। और मेरी तरह देख के बोले डाइल्यूशन करके अर्निंग का कम होना और लॉस का बढ़ना, ठीक है, ठीक है सर, बाकी सेंटेंस पूरा कर रहे हैं, एंटी डाइल्यूशन इज इंक्रीज इन अर्निंग्स और रिडक्शन इन लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द अजम्पशन दैट, पढ़े जरा सर क्या अजम्पशन हमारी, अगर क्या किस में कन्वर्ट हो जाए, ऑप्शंस एक्सरसाइज हो गई हैं, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कन्वर्ट हो गए, हो गए हैं वैसे ये हो जाए, assumption है। when potential ordinary shares are anti-dilutive while working with the नीचे 3 पॉइंट्स आप पढ़ना, when potential ordinary shares are anti-dilutive they are disregarded in the calculation of diluted EPS। तो आपने आंसर कल घर पे सॉल्व किया होगा, आपने फिर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स टेस्टिंग में कंसीडर नहीं किए होंगे, अगर किए भी होंगे तो आपको फिर आंसर सामने आ गई होगी, तो करना ही फिर कब नहीं चाहिए, अगर एंटी डाइल्यूटिव है कोई इंस्ट्रूमेंट तो फिर इसे कंसीडर ही नहीं करना चाहिए। अब नीचे 3 चीजें लिखी हुई, ये मेरा ख्याल है कि पढ़ के जरा देखना पता है आपको, ये ऑप्शन मतलब लिखा ये हुआ कि ऑप्शंस कब एंटी डाइल्यूटिव होती हैं, कन्वर्टेबल बॉन्ड कब होंगे, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कब होंगे, अपने जहन में रैंकिंग वाली वर्किंग रखते जरा पड़ेगी। कहते हैं ऑप्शंस एंड वारंट्स एंटी डाइल्यूटिव व्हेन ऑप्शंस आर अंडर, ऑप्शंस इन द मनी होती हैं, इसका क्या मतलब है इन द मनी, अगर मार्केट प्राइस ज्यादा होगी तो कुछ फ्री एलिमेंट होगा, लेकिन अगर मार्केट प्राइस कम है तो फिर उससे एक्सरसाइज ही नहीं होगा, तो उस केस में फिर हम उनकी वर्किंग ही शायद नहीं करेंगे। अभी तक वैसे कोई क्वेश्चन अभी आया नहीं है, हमेशा आप जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें ऑप्शंस जब भी होती थी तो वो इन द मनी क्यों होती थी,
लेकिन अगर मार्केट प्राइस कम हो तो फिर ऑप्शन साइज नहीं होंगी और देयरफॉर उन्होंने शेयर में कन्वर्ट होना ही नहीं है और देयरफॉर हम उसे अपनी वर्किंग में इग्नोर करते हैं। तो पहले चार वर्ड सेंटेंस बना हुआ, ऑप्शंस कब एंटी डाइल्यूटिव होंगी? when options are out of the money bracket पढ़ें, it means they will not be expected to convert into ordinary shares. Options are out of the money when exercise price of the option exceeds market price. उलट देखा हुआ आपको क्या पता, मार्केट प्राइस कम हो जाए या इन अदर वर्ड्स स्ट्राइक प्राइस ज्यादा हो जाए, ठीक है। Nobody would pay an exercise price of 100 for something worth only. अगर ऐसी मार्केट वैल्यू होगी और एक्सरसाइज प्राइस 100 है तो कोई भी इस पे नहीं खरीदेगा, क्योंकि मार्केट में किस पे जाकर खरीद सकता है। देन पढ़े कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, डिवेंचर्स या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अगर है तो कन्वर्टेबल अगर है तो इनकी एक इंक्रीमेंटल ईपीएस कैलकुलेट होती है। इंक्रीमेंटल ईपीएस जब कैलकुलेट होती है तो मेरी तरफ देख के फार्मूला पढ़ना, इंक्रीमेंटल अर्निंग्स डिवाइड बाय इंक्रीमेंटल शेयर्स, और अगर ये आपकी इंक्रीमेंटल अर्निंग्स पर शेयर बेसिक से ज्यादा आ जाए तो फिर ये एंटी डाइल्यूटिव हो जाती है। तो नीचे तरफ पढ़े लाइन अंडरलाइन कर, इंक्रीमेंटल ईपीएस इज ग्रेटर देन या लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन। और लास्ट पढ़े अगर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ये रिडीमेबल टाइप आ जाए तो उसमें भी वही लिखा है, इंक्रीमेंटल ईपीएस अगर ग्रेटर देन बेसिक ईपीएस है तो फिर ये एंटी डाइल्यूटिव। तो ये तीन लाइंस अंडरलाइन करेंगे इन ढूंढते हुए। ऑप्शंस में कौन सी? पहली लाइन एंटी डाइल्यूटिव एंड ऑप्शंस आर आउट ऑफ द मनी। नीचे आया जरा कन्वर्टेबल बॉन्ड्स वगैरह कब इंक्रीमेंटल ईपीएस ग्रेटर देन, और उसके नीचे बाकी ठीक है, बाकी तो आपको कैलकुलेशंस आती हैं। ये तीन सेंटेंसेस जरा नोट करें, ये तीनों जरा बोलने कौन से करना नोट करें। सर आज पेज नंबर पेज नंबर 201 के दरमियान में हेडिंग लिखी हुई प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट्स। अब ये कल हमने बातें कुछ कर ली हैं लेकिन पेन हाथ में रखें, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, अगर लिखना पड़ जाए तो थ्योरेटिकली तो आइडिया होना चाहिए। एंटिटी शुड प्रेजेंट इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। अपने पास जरा रजिस्टर में कल वाले जरा आंसर रखना है, जहां जहां जरूरत पड़ेगी जरा एक नजर देख के जरा फाइनल करें। An entity should present in the statement of profit or loss the basic EPS and diluted EPS। किया था सर, लेकिन अगला वर्ड अंडरलाइन करें, फॉर प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। देखते रहिएगा साथ कि हमने कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस की बेसिक और डाइल्यूटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में प्रेजेंट की थी सर। द बेसिक एंड डाइल्यूटेड EPS should be presented with equal prominence for all periods presented। कंपैरेटिव भी देना है। इक्वल प्रोमिनेंस का मतलब इक्वल प्रोमिनेंस है, जिस फॉन्ट में आपने बेसिक लिखनी है उसी फॉन्ट में ही डाइल्यूटेड भी लिखनी है। मतलब इक्वल प्रोमिनेंस मींस इक्वल इंपॉर्टेंस देनी, ये ना हो कि बेसिक बड़ी बड़ी लिखते हैं और डाइल्यूटेड इस तरह लिखते हैं। बस बेसिक 3 है और डाइल्यूटेड 1 है। 1 नजर आ रहा है किसी को? तो इस तरह नहीं करना, 1 अगर है तो पूरा बता रहा, जितना बड़ा बेसिक मींस इक्वल इंपॉर्टेंस देनी, ये ना हो कि समझे जी बेसिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो बड़ी बड़ी बता दें, खुली खुली बता दें, और डाइल्यूटेड बस नहीं समस्या नहीं होता, छोटी सी बता दें। इक्वल प्रोमिनेंस देनी किस किस को? नेक्स्ट सेंटेंस अंडरलाइन करेंगे, दीस फिगर्स आर प्रेजेंटेड एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। मेरी तरफ देख रहे हैं किस जगह प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आगे उसके नीचे प्रेजेंटेशन। If there is discontinued operation, basic EPS and diluted EPS from discontinued operation should be shown either on face of statement of profit loss or in, शायद मैंने कल आपको बताया था, ये किस EPS की बात हुई है? डिस्कॉन्टिन्यूड ऑपरेशंस की अगर बेसिक या डाइल्यूटेड है तो उसके लिए चॉइस है, या कहाँ दिखा दें या कहाँ दिखा दें, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के सफे पे ही दिखा दें जहां आपने कंटिन्यूड ऑपरेशंस वाली दिखाई है, और चाहे तो नोट्स में जाकर दिखा दें। कंटिन्यूड ऑपरेशंस की कहां दिखानी है?
वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में ही दिखानी है। डाइल्यूटेड की अगर चाहे वहीं दिखा दें, और अगर वहां दिखाने की बजाय आप समझते सफा पूरा नहीं है, सफा थोड़ा रह गया, तो नोट्स में जाकर दिखा दो। मैंने कल आपको क्या कहा था, जरा देखें अपना आंसर। कंटिन्यू तो यही दिखाना है, मैंने कल लिखते हुए कुछ बताया होगा शायद। मैंने कहा था डिसकंटिन्यूड भी हम यही दिखा दिया करेंगे, लेकिन डिसकंटिन्यूड की ऑप्शन फिलहाल क्या अवेलेबल है, जैसे नोट्स में भी दिखाया जा सकता है। डिसकंटिन्यूड की बात कर रहा हूँ, बेसिक की बात कर रहा हूँ। कॉन्टिन्यूड की बेसिक और डाइल्यूटेड फेस पे ही आनी। डिसकंटिन्यूड की बेसिक और डाइल्यूटेड फेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भी आ सकती है और नोट्स में भी आ सकती है। हम अपनी आसानी के लिए क्या ज़हन में रख लेते हैं, हम नोट्स वाले सफे पे जाने के बजाय इसे प्रॉफिट एंड लॉस में ही लिख के बात खत्म कर दिया करेंगे। लेकिन किसके लिए ऑप्शन अवेलेबल है बोलना, डिसकंटिन्यूड की बेसिक और डाइल्यूटेड को कहाँ भी लिखा जा सकता है, अगर चाहे तो नोट्स में भी लिखा जा सकता है। तो ये सेंटेंस जरा थोड़ा थोड़ा अंडरलाइन करते रहे, जब कभी 12 पढ़े तो नजर पड़नी चाहिए। Then वो कहता है basic and the diluted EPS should be presented even if there is a negative figure। क्या मतलब, एग्जांपल नंबर 9 का आंसर जल्दी से देख लीजिएगा, जल्दी से हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखें देखें ना 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 फिगर देख। एग्जांपल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 अभी जो परसों किया होगा कहीं, उसमें कहीं कोई लॉस था, हाँ जी, कंटिन्यूड में हो या डिसकंटिन्यूड में हो, आपने फिर नेगेटिव फिगर प्रेजेंट करनी है। मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट है तो बताना, लॉस भी है तो लॉस पर शेयर भी है। मिल गया? 4 मिलियन डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर बहुत है, तो मेरा ख्याल दो है दिया तो, लेकिन वो दो डेफिनेटली नेगेटिव होगी, बेटर होगी, तो दो मींस लॉस पर शेयर। अरे if diluted earnings per share is reported for at least one period, if diluted EPS is presented for at least one period, it shall be presented for all prior periods। क्या मतलब, कंपैरेटिव देना है। अगर फॉर एग्जांपल 2022 में आपने डाइल्यूटेड वर्किंग की है, तो बताएं किस साल की भी बतानी है, 2021 की भी बतानी है। इवन इफ इट इक्वल्स बेसिक अर्निंग्स पर शेयर, ये हो सकता है कि इक्वल ही हो, ये हो सकता है डाइल्यूटेड ईपीएस इज इक्वल टू बेसिक। कब हो सकता है, अगर पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर ही ना हो, अगर पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर ही ना हो सर, तो क्या किसके बराबर होगा। मतलब वो ये कहना चाहता है कि फर्ज करें बोर्ड पर आपने बेसिक ईपीएस कैलकुलेट किया, ये सपोज आई आपकी 10 एंड सपोज 12, देन आपके बिजनेस में कोई पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर नहीं है। एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर आप ये बोलते जाएं ताकि बात खत्म हो जाए, यहीं से गुजरते जाएं। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर की कोई एग्जांपल, शेयर ऑप्शंस, कन्वर्टेबल बॉन्ड, रेफरेंस शेयर, सपोज ऐसी कोई चीज नहीं, तो डेफिनेटली फिर डाइल्यूटेड ईपीएस जीरो होगी। हम डाइल्यूटेड ईपीएस शुरू कहां से करते हैं, टेस्टिंग ध्यान में लाना, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, बेसिक उस समय एडजस्टमेंट्स करते हैं। और अगर पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर हो ही ना, तो फिर बेसिक ही डाइल्यूटेड हो। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई नहीं भी है, तो वो ये कहता है कि आप इसी बेसिक को डाइल्यूटेड के तौर पे भी प्रेजेंट करें, even though ढूंढ अदर वर्ड, even if it equals, ढूंढ अदर वर्ड, even if it equals। लेकिन एक बात फिर वो कर रहा है लिखने से पहले, एक मिनट सेंटेंस पूरा कर। if basic and diluted EPS are per share are equal, then dual presentation, double presentation can be accomplished in one line। अब जब मैंने बोर्ड पे भी लिखा है, डेफिनेटली ये देखते हुए जरा थोड़ा सा कैसा महसूस होता है कि बार बार क्यों लिखा जा रहा है, तो इसको फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है, बेसिक एंड डाइल्यूटेड EPS, बार बार लिख के डबल फिगर्स लिखाना, डबल फिगर्स बार बार दो दफा ये फिगर्स लिखने की बजाय आप कब ऐसे लिख के कर सकते हैं, अगर क्या किसके बराबर ही हो रहे तो फिर कैसे लिख लें, लेकिन फिर भी ये वर्ड लगाना है, बेसिक एंड डाइल्यूटेड EPS, फिर भी ये वर्ड लगाना है। एक सेकंड, चांद पेंट्स ढूंढना, चांद पेंट्स का आंसर पेज नंबर ये पेज नंबर 326 पर
एक सेकंड इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ना। चांद पेंट की रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है, अभी रिक्वायरमेंट की बात हो रही है, चेंजेस नहीं कुछ की बात। कंप्यूट क्या, अभी सवाल को एक सेकंड आज दोबारा आपने देखा है, दोबारा होमवर्क देखा था पहला, इस सवाल को आपने दोबारा देखना है, इसमें ना कोई डाइल्यूटिव इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये जिस जमाने में आपने सवाल किया तो उस वक्त डाइल्यूटेड का हमें पता नहीं था, लेकिन इसमें कोई डाइल्यूटिव इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है। देयरफॉर आप अगर फॉर एग्जांपल इसे दोबारा देखेंगे तो आप कैसे लिख रहे होंगे अपनी ईपीएस को, बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस इज इक्वल टू दिस। जो भी आपका आंसर किसका होगा वही आंसर किसका होगा, अगर क्या हो जाएगा, जो आंसर अगर बेसिक होगा वही आपका डाइल्यूटेड होगा, अगर कोई पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर नहीं है। और दोनों को प्रेजेंट करना है, लेकिन बार बार लिखने की बजाय एक ही सेंटेंस कैसे बन जाएगा, बेसिक एंड डाइल्यूटेड। प्रेजेंट होनी है बेसिक और साथ डाइल्यूटेड, अगर इक्वल भी है तो एक ही लाइन में प्रेजेंट कर लें। और ऑब्वियसली अगर इक्वल नहीं है, ये डिफरेंट है, फिर तो आपको अलग अलग ही बतानी है, बेसिक अलग बतानी है और डाइल्यूटेड अलग। अपने जरा सेंटेंस को ये समझ आ गया सारा पैराग्राफ। ये अंग्रेजी कैंडी पढ़ा करें, यही हमारा मेन मसला। सवाल ठीक है अपनी जगह, लेकिन अगर कभी लिखना पड़ जाए व्हाट इज द प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट 4 नंबर, तो हम कहेंगे वही वही जो कर रहे हैं वही तो इंग्लिश में लिखे। स्टैंडर्ड में लिखा तो हुआ है, लेकिन पढ़ने में क्या है, स्टैंडर्ड में सब कुछ लिखा हुआ है, आपको ये पता है। ये सारी अकाउंटिंग जितनी यहाँ तक पढ़ी हमने, ये कहाँ से बनाई है हमने, कहीं से नहीं, ये बनी हुई थी स्टैंडर्ड्स में, लेकिन आपके सामने ही है, करेंगे तो पता चलेगा अंदर क्या लिखा हुआ। तो ये जरा काइंडली इंग्लिश में पढ़ के मेरी तरफ देख के उर्दू में सुना जरा इस पैराग्राफ में क्या कर। हिम्मत करिए भाई, एक पूरा सफा पढ़ना आपने मेरे साथ थ्योरी का। अगर क्या किसके, अगर फॉर एग्जाम्पल नहीं, पहला सेंटेंस क्या पढ़ा, सबसे पहले वगैरह कंपैरेटिव बताना, और इवन इफ के बेसिक के बराबर हो, फिर अगर बेसिक और डाइल्यूटेड सेम है तो देन अलग अलग बताने की बजाय, दोनों अलग अलग बताने की बजाय क्या कर सकते हैं, ठीक है प्लीज। ये तो होगी प्रेजेंटेशन, देन आगे डिस्क्लोजर्स, दो रिकंसिलिएशन उसने नीचे लिखे हैं। IAS 33 also required disclosure in a note to the financial statement of the following। अब ये जो कल हमने रिकंसिलिएशंस बनाई थी, ये नोट्स में ही बन गई, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते हैं। ये पहला सेंटेंस पढ़े, इस पहले में दो उसने इकट्ठी की हैं। द टोटल अमाउंट्स यूज्ड एज न्यूमरेटर के होता है अर्निंग्स है, बस और कुछ पता नहीं, ऊपर वाली फिगर को कहते हैं अर्निंग्स की बात हो रही। फार्मूला ऑफ बेसिक ईपीएस, फार्मूला ऑफ ईपीएस है क्या, अर्निंग्स डिवाइड बाय शेयर्स, पहले अर्निंग्स की बात करेगा ऊपर वाली फिगर। द टोटल अमाउंट्स यूज्ड एज अर्निंग्स टू कैलकुलेट बेसिक ईपीएस तक रुके, और अपना कल वाला आंसर देखते हैं। ये साथ साथ रखना है, ये सीडी कंसेशन अब जहन में आप भी जानी चाहिए और पता भी होना चाहिए हेडिंग्स क्या हैं। टोटल अमाउंट्स यूज्ड एज न्यूमरेटर टू कैलकुलेट द बेसिक अर्निंग्स पर शेयर, ये उस रिकंसिलिएशन की बात कर जो मैंने फर्स्ट बनाई थी। इसको किससे रिकंसाइल किया था, प्रॉफिट को बेसिक अर्निंग्स के साथ, इसके दरमियान में क्या आ सकता है बोल के फाइनल करना जरा, एंड डाइल्यूटेड ईपीएस कॉमा एंड अ रिकंसिलिएशन ऑफ दीज न्यूमरेटर्स। अब दीज न्यूमरेटर्स का यहाँ मीनिंग होगा बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग्स फिगर टू द प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। इन अदर वर्ड्स, इस एक लाइन में उसने दो रिकंसिलिएशंस फाइनल की हैं। कौन कौन सी, अपने इस तरह इसके साथ ब्रैकेट में जरा आप इजी सेंटेंस लिखना, किसको किससे रिकंसाइल और किसको किससे रिकंसाइल, प्रॉफिट टू बेसिक अर्निंग्स एंड बेसिक अर्निंग्स टू डाइल्यूटेड अर्निंग्स। तो अगर इतना सेंटेंस एज इट इज नहीं तो कम से कम इस तरह जरूर जहन में रहना चाहिए, किसको किससे और किसको किससे।
प्रॉफिट को बेसिक अर्निंग से और फिर बेसिक अर्निंग को डाइल्यूटेड अर्निंग से। ठीक है, क्लियर? बताते रहिएगा। नंबर 2 पढ़ेंगे। देन डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, द टोटल अमाउंट यूज्ड इन डिनोमिनेटर में क्या होता है? शेयर्स टू कैलकुलेट द बेसिक अर्निंग्स per share and diluted earnings per share and reconciliation of these two numerators to each other का मतलब देखें ब्रैकेट में ये किस रिकंसिलिएशन की बात की है या हेडिंग देख के बताया ना जो लिखी है, रिकंसिलिएशन बिटवीन बेसिक शेयर्स, ये वर्ड्स लिखे थे, बेसिक शेयर्स विद डाइल्यूटेड शेयर्स। तो ठीक है, पूरे वर्ड्स ऐसे इट इज जो लिखे हुए ये अगर याद ना भी रहे तो कम से कम क्या याद रहना चाहिए कि कौन कौन सी रिकंसिलिएशन है जो डिस्क्लोज में आनी है, बेसिक शेयर विद डाइल्यूटेड शेयर्स की, और प्रॉफिट को बेसिक तक पहुंचाना और फिर बेसिक से डाइल्यूटेड करना। एक दफा दोबारा ट्राई जरूर कर लीजिएगा, प्रॉफिट से बेसिक अर्निंग के जाते हुए रास्ते में क्या पड़ेगा, और बेसिक अर्निंग से डाइल्यूटेड अर्निंग से खाते हुए 3 चीजें हो सकती हैं, लेकिन 3 में से ऑप्शन की अर्निंग 0 ही होगी। और 2 चीजें बता दें, और बेसिक शेयर्स से डाइल्यूटेड शेयर्स तक अगर जाना तो रास्ते में ऑप्शन के शेयर्स, बॉन्ड्स के शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स के हो सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर एडिशनल मेजर्स ऑफ ईपीएस। बेसिक ईपीएस का पूरा फार्मूला बताइए, क्या पूरा फार्मूला? प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का मतलब है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लें माइनस इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड करते हैं और डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स करते हैं। अब यहाँ बेटा वो ये कह रहा है आईएएस 33 के मुताबिक तो बेसिक ईपीएस ऐसी आती है जिस तरह आपको पता चल गया, लेकिन अगर कोई कंपनी चाहे तो ग्रॉस प्रॉफिट पर शेयर भी बता सकती है। ग्रॉस प्रॉफिट से मिला ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बेस पे हमने तो आईएएस 33 के मुताबिक वर्किंग करनी है, लेकिन ये स्टैंडर्ड कहता है कि अगर कंपनी चाहे तो अपनी अर्निंग्स पर शेयर इस ईपीएस के साथ साथ और तरीकों से भी बता सकते हैं। आप बिफोर टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर शेयर भी बता सकते हैं, आप ग्रॉस प्रॉफिट पर शेयर भी बता सकते हैं। किसी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्ड याद? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसकी बेस पे भी बता सकते हैं। तो एडिशनली भी ईपीएस बताई जा सकती हैं नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शेयर होल्डर्स के। आईएएस 33 में ईपीएस हमेशा किस अर्निंग के बेस पे आनी है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंसेस की बेस पे। लेकिन कुछ एडिशनल भी मेजर्स हो सकती हैं जो अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बताना चाहें तो आईएएस 33 कहता है कि बताने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो एडिशनल है। कौन सी के साथ कौन सी हो सकती हैं? आप ये नहीं कह सकते कि हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाली नहीं बतानी, बाकी बतानी। ये तो बतानी ही है जो आपने वर्किंग की है। इसके साथ साथ और भी ईपीएस कैलकुलेट हो सकती हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट मेजर्स ऑफ प्रॉफिट। हम कौन सा प्रॉफिट लेते हैं? आफ्टर टैक्स, लेकिन इसके अलावा भी लिए जा सकते हैं। इसको जरा ध्यान में रखकर पढ़ लो। एंटिटी may disclose in addition to basic and diluted amounts per share using a reported component of profit other than one required by IAS 33. For example, underline करें सर, EPS based on operating profit और profit from, अच्छा ये भी कर सकती है कंपनी। ये हमने continued discontinued operations में discontinued operations जरा थोड़ा ध्यान में लाएं। कंपनी ने अपना कोई दुबई ऑपरेशन बंद कर दिया, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, एक से ज्यादा मुल्कों में ऑपरेट कर रही है, तो डिस्काउंटेड ऑपरेशन क्या होता है कि किसी एक जगह जो बिजनेस हो रहा है उसे स्टॉप कर दिया जाए। अब अगर कंपनी चाहे तो कंपनी अपनी ईपीएस को पूरी कंपनी एज अ होल के साथ साथ अपने सेगमेंट्स के हवाले से भी बता सकती है कि मसलन जो अमेरिका में ऑपरेशंस है उसके प्रॉफिट को डिवाइड बाय शेयर्स, अर्निंग्स पर शेयर फ्रॉम अमेरिकन ऑपरेशंस, अर्निंग पर शेयर फ्रॉम एशिया ऑपरेशंस, अर्निंग पर शेयर फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन ऑपरेशंस। तो इस तरह भी वर्किंग हो सकती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्लियर है, लेकिन रादर देन कंपनी एज अ होल आप सेगमेंट्स वाइज भी अर्निंग पर शेयर शेयर होल्डर्स को बता सकते हैं। आईएएस 33 के मुताबिक जो अर्निंग्स है, अर्निंग्स पर शेयर है, ये तो आपने बतानी ही है, ये ध्यान में रखिएगा। ये नहीं कि इसको छोड़ के वो बता दो, इसके साथ साथ इसके साथ साथ जो वर्किंग आपने की है ये तो डिस्क्लोज होनी ही है अगर कंपनी लिस्टेड है, लेकिन इसके साथ साथ अगर चाहे तो सेगमेंट्स की अर्निंग्स पर शेयर भी बताई जा सकती हैं
और प्रॉफिट भी डिफरेंट लिए जा सकते हैं अदर देन द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो कौन सी दो चीजें मैं अंडरलाइन करवाएंगे सेकंड में? EPS बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रॉफिट फ्रॉम मेजर सेगमेंट्स ऑफ द बिजनेस इन सच केस। लेकिन अगर ये करना है तो इस केस में कुछ स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है। क्या करना है, अगर बोल दे जरा। अगर किसी और प्रॉफिट को बेस बनाया या किसी सेगमेंट के प्रॉफिट को बेस बना के आप ईपीएस कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर भी आपने स्टैंडर्ड की इन गाइडेंसेस को जरूर नीचे फॉलो करना है। नंबर 1, सच अमाउंट शैल बी कैलकुलेटेड यूजिंग द, मतलब प्रॉफिट तो आप जो मर्जी लें वो मसला नहीं है, लेकिन जो शेयर्स लेने हैं वो वही लेने हैं जो आपने IAS 33 के मुताबिक कैलकुलेट किए। प्रॉफिट की फिगर्स डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन बेस में ऑर्डिनरी शेयर्स की जो कैलकुलेशन आपने सीखी है वो वही होनी चाहिए जो IAS 33 के मुताबिक है। क्या आप बदल सकते हैं, क्या नहीं बदलना? प्रॉफिट तो डिफरेंट ले सकते हैं, लेकिन शेयर्स की कैलकुलेशन वही लेनी है जो IAS 33 के मुताबिक आपको पता चल रही है। कौन से शेयर्स लेते हैं हम? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। तो शेयर्स वही लेने हैं, प्रॉफिट डिफरेंट रखना है तो वो रख सकते हैं आप, इन एडिशन टू द बेसिक अर्निंग्स एंड डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर जो आपने कैलकुलेट की थी। परेशानी हो रही है? नहीं, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग कि सेम रखनी है? नहीं, आप कुछ कह रहे हैं, तो क्वेश्चन कर। नहीं नहीं, ईपीएस का फॉर्मूला बोला था, अर्निंग डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। तो अगर आपने किसी और तरीके से ईपीएस निकालनी है तो आप निकाल लें, लेकिन उसमें सिर्फ प्रॉफिट बदलना है, शेयर्स नहीं। प्रॉफिट आप चाहे ऑपरेटिंग ले लें, ग्रॉस प्रॉफिट ले लें, सेगमेंट का ले लें, लेकिन बेस में शेयर्स कौन से लेंगे? वही लेने हैं जो आपने अदरवाइज IAS 33 के मुताबिक कैलकुलेट किया। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन नहीं बदलनी है। मसलन ये नहीं आपने करना कि आपने जी मैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर ऑर्डिनरी एंड प्रेफरेंस शेयर लेना चाहता हूं। बेस आपने वही रखनी है तो IAS 33 में आपने बना ली है। प्रॉफिट अगर आप डिफरेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ओके, ये पढ़ेंगे पहला स्टैंडर्ड वाला। सच अमाउंट शैल बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग कौन से शेयर्स? डिटरमिन इन अकॉर्डेंस विद, ऐसे ही नहीं समझ रहे? क्या बदल सकते हैं क्या नहीं? प्रॉफिट का मेजर चेंज हो सकता है, शेयर्स वही लेने हैं। नंबर 2, basic and diluted amounts per share relating to such a component shall be disclosed with equal prominence and presented in notes। अब अगर आपने ये किसी और प्रॉफिट की बेस पे वर्किंग करनी है तो फिर बेसिक भी निकालनी है और डाइल्यूटेड भी निकालनी है, लेकिन अब इसको कहाँ नहीं डिस्क्लोज करना? प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्क्लोज नहीं करना, इसे नोट्स में ही डिस्क्लोज करना है। प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ कौन सी ईपीएस को डिस्क्लोज करना है? जो IAS 33 के मुताबिक कैलकुलेट हो। अगर कोई ऐसी आप ईपीएस निकालेंगे जो अदर देन दैट प्रॉफिट है व्हिच इज अकॉर्डिंग टू IAS 33, तो अब ये वाली ईपीएस कहाँ नजर ना आए, कहाँ नजर आए? ये नोट्स में नजर आनी चाहिए। शेयर होल्डर्स को बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस वही नजर आनी चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस में जो IAS 33 के मुताबिक कैलकुलेट हुई है वही। और अगर ग्रॉस प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय शेयर्स करेंगे तो ये फिर आपने फिगर्स कहाँ बतानी है, कहाँ नहीं बतानी? जी नेक्स्ट लाइन, an entity shall indicate the basis on which न्यूमरेटर किसे कहते हैं? अर्निंग्स इंक्लूडिंग वेदर अमाउंट्स पर शेयर आर, मतलब अब ये जो ऊपर हमने एग्जांपल्स पढ़ी हैं, स्टैंडर्ड ही कहता है कि आपने अगर ग्रॉस प्रॉफिट की बेस पे वर्किंग की है तो वो भी शेयर होल्डर्स को पता है कि हमने ये जो ईपीएस निकाली है ग्रॉस प्रॉफिट की बेस पे निकाली है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बेस पे निकाली है वो भी बताएं। ठीक है, असल में शेयर होल्डर्स के सामने ना अपना जरा पेज रखें कल वाला, अपना कल वाला जो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में शेयर होल्डर्स को क्या नजर आना है? आंसर नजर आने हैं। आप देख रहे होंगे आंसर्स नजर आ रहे हैं। मतलब बेसिक को आंसर बताएंगे। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा? नहीं, ये कहाँ बता रहे हैं? नोट्स में नीचे बता रहे हैं। तो जिस तरह नोट्स में आपने ये बताया, नीचे बनाएंगे 3 रिकंसिलिएशन क्यों बनाई है, वहां ये बताया ना कि किस प्रॉफिट को उठाया, फिर इसमें क्या किया, फिर वो क्या किया। तो ये जिस तरह आपने डिस्क्लोजर दिए हैं IAS 33 वाली बेसिक ईपीएस के, इसी तरह आपने फिर ये भी डिस्क्लोजर देने हैं कि आपने जो अदर मेजर्स प्रेजेंट की हैं उन अदर मेजर्स में कौन सा प्रॉफिट उठा के आपने शेयर से डिवाइड किया है। कौन कौन से प्रॉफिट उठाए जा सकते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट उठाया जा सकता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट उठाया जा सकता है, सेगमेंट का प्रॉफिट भी उठाया जा सकता है।
तो जो भी आपने प्रॉफिट उठा के ऑल्टरनेटिवली ईपीएस कैलकुलेट की है, ये भी फिर शेयर होल्डर्स को नोट्स में बताना है, लिखना ब्रैकेट में। फिर न्यूमरेटर कौन सा बताना जी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स चल रहे हैं जी? कौन सी 3 चीजें होगी? 3 चीजें बतानी है। जो 3 गाइडेंसेस ने कही है, अगर आपको एडिशनल मेजर ऑफ ईपीएस निकाल रहे हैं तो उसमें नंबर 1 क्या है? शेयर्स कौन से लेने हैं, IAS 33 वाले। दूसरे में क्या कहा था उसने? हाँ जी, प्रेजेंटेशन का होनी है प्रॉफिट लॉस में या नोट्स में? नोट्स में। और नंबर 3, जिसकी बेस पे, जिस अर्निंग को अपने बेस बनाया वो भी डिस्क्लोज करें। ठीक है? समझ तो आ रहा है ना? प्लीज, दिल तो नहीं माना अंग्रेजी पढ़ने को, लेकिन समझ तो आ रहा है ना? यकीनन आप बोर हो रहे हैं, लेकिन मेरे से ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि मैं पता नहीं कितनी दफा पढ़ रहा हूँ, आप पहली दफा पढ़ रहे हैं। तो बोर होना बहुत जरूरी है, वरना एग्जाम में बोर हो। अगर वो कहे व्हाट इज द वे टू कैलकुलेट एडिशनल मेजर्स, तो फिर आप कहेंगे ये रहने दे। तो प्लीज इसे इसी नीयत से पढ़ें जिसका अदरवाइज कोई क्वेश्चन करते हैं। अब ये ना कहिए हम तो क्वेश्चन भी इसी नीयत से करते हैं। नंबर 4, if a component of profit is used that is not reported as a line item in the statement of profit loss। line item किसे कहते हैं? मेरी तरफ देख के ट्राई करें, आई से। हाँ जी, जिस हेडिंग के सामने प्रॉफिट एंड लॉस या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अमाउंट आ रही है उसे लाइन आइटम बोलते हैं। अब जरा सेंटेंस दोबारा पढ़ना जरा, क्या कहता है? इफ अ कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट इज यूज्ड, कोई ऐसा प्रॉफिट आपने यूज किया है एडिशनल ईपीएस के लिए जो एज अ लाइन आइटम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में नजर नहीं आ रहा, तो फिर क्या करें? जरा बोर्ड पे एक सेकंड देखिए निकल। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बताएं जी कैसे बनती है, शुरू बताएं। सेल से आगे, कॉस्ट ऑफ सेल से आगे चलते जाए। अदर इनकम, चलते जाए चलते जाए चलते जाए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रहने दें, एडमिन सेलिंग याद रखें। बाकी ठीक है, एडमिन सेलिंग को इकट्ठा करके ऑपरेटिंग ही बोलते हैं। एडमिन सेलिंग, आगे उसके फाइनेंस कॉस्ट, नहीं जान, टैक्स नहीं है तो बाकी फाइनेंस कॉस्ट के बाद हेडिंग आती है प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स, फिर टैक्स हेडिंग आती है, और फिर क्या आएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब लेट्स अज्यूम ये, बल्कि बोर्ड पे देखें आप, आपको यहाँ कितने प्रॉफिट नजर आ रहे हैं मेरी इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस? कौन कौन से? ग्रॉस प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। अगर तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट की बेस पे कोई नई अपनी ईपीएस कैलकुलेट करना चाहता हूँ, या प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बेस पे, तो वो तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में फिगर्स प्रेजेंट हो रही हैं एज अ लाइन आइटम, फिर तो मुझे ये चौथा डिस्क्लोजर नहीं देना। लेकिन लेट्स अज्यूम मैं अपनी वर्किंग करना चाहता हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बेस पे, तो बताएं मेरी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज अ लाइन आइटम आपको नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? नहीं, लाइन आइटम के तौर पे नजर ना आने का मतलब क्या है? नजर नहीं आ रहा, कैलकुलेट हो सकता है उसे? कैसे 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 कैसे? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सीधा नीचे कैसे आ सकता हूँ? ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम एडमिन सेलिंग, किससे पहले का टोटल करूं? हिम्मत। तो एक, अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हुए यहाँ प्रॉफिट कैलकुलेट करके लिखा होता और मैं इसको एज इट इज यूज कर रहा हूँ, तो फिर तो ये लाइन आइटम के तौर पे नजर आ रहा होता, मैंने कोई डिस्क्लोजर नहीं देना। लेकिन अगर ये लाइन आइटम के तौर पे नजर नहीं आ रहा और मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बेस पे शेयर होल्डर्स को ईपीएस कैलकुलेट करके देने का इरादा किया है, तो अब मुझे एक और काम क्या करना पड़ेगा? मुझे शेयर होल्डर्स को भी बताना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैंने कैलकुलेट कैसे किया है। तो मैंने कैलकुलेट कैसे किया होगा? ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम प्लस एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस। इट मीन मैं नोट्स में लिखूंगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैज बीन कैलकुलेटेड एज फॉलोस, ग्रॉस प्रॉफिट, आगे क्या लिखूंगा? प्लस अदर इनकम, आगे क्या लिखूंगा? माइनस एडमिन सेलिंग, और इज इक्वल टू क्या करूंगा? ये डिस्क्लोजर कब दूंगा अगर कहा नहीं आ रहा? ये डिस्क्लोजर तब दूंगा अगर लाइन आइटम के तौर पे कोई ऐसा प्रॉफिट जो आपने ईपीएस में यूज किया वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में नजर ना आ रहा हो। ये बात समझ आ जाएगी? मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा अपने पास अगर इसी पॉइंट के साथ नोट कर लिया जाए
और किधर नोट किया जाए, पेज के नीचे लगा, थोड़ा सा करो बनाया चौथे पॉइंट के साथ एंड में ले, और प्लीज सीरियस में। ये फोर डिस्क्लोजर कब देना है? बना दे बना दे बना दे। जी नोटेड। ये चार कौन सी चीजें कब रेलिवेंट होंगी, एक नजर पढ़े और मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दें। ये चार जो चीजें पढ़ी हमने 1 2 3 4, ये कब एप्लीकेबल होंगी? हाँ जी, जब IAS 33 के अलावा आगे IAS 33 के बताए हुए किसी तरीके के अलावा अगर आप किसी और प्रॉफिट को बेस बना रहे हैं EPS में, तो फिर आपने नंबर 1 2 3 4 बताने, क्या बताना? नंबर 1 अपने वर्ड में शेयर्स वही लेने हैं, प्रॉफिट बदल सकते हैं, शेयर्स वही लेने। नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस से प्रेजेंट नहीं करना, नोट्स में प्रेजेंट करना। नंबर 3 जो प्रॉफिट उठाना है वो बताना है, और अगर वो कोई ऐसा प्रॉफिट है जो लाइन आइटम के तौर में प्रॉफिट लॉस में नहीं आ रहा, तो फिर उसे बताना है कि वो कैसे कैलकुलेट होगा, तो उसे रिकंसिलिएशन का। देन आ जाए यूजफुलनेस ऑफ EPS एज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब ये जो अभी हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ने से 1 मिनट पहले जरा फर्स्ट पेज EPS होगा, पेज नंबर है 163। इस 163 के एंड पे जरा EPS अपनी जगह तो इंपॉर्टेंट है, शेयर होल्डर्स इसे बड़ा यूज करते हैं, डिसीजन मेकिंग करता है, लेकिन जरा एंड में है जरा इसी EPS की बेस पे एक और रेशियो भी कैलकुलेट होती है। ढूंढने जरा के वर्ड्स, प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला देख के बोलें क्या लिखा, और जरा कोई ढूंढ के बताएं ये जो आंसर है इस प्राइस अर्निंग रेशियो को, ये बताता कि पे बैक पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट का मीनिंग बता, लिखा होगा आप लोगों ने, लिखा होगा फिर से। अगर इसका आंसर 5 आया तो उसका मीनिंग होता है कि ये 5 सालों में इन्वेस्टमेंट रिकवर हो। अगर 2 आए तो ये टाइम शायद ईयर्स बताते हैं। तो EPS ही की बेस पे प्राइस अर्निंग रेशियो कैलकुलेट होती है, और प्राइस अर्निंग रेशियो भी एक इंपॉर्टेंट रेशियो है जो आपकी इन्वेस्टमेंट के पे बैक पीरियड को बताती है। तो इन दो चीजों को ध्यान में रख के आ जाओ। यूजफुलनेस ऑफ EPS एज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो कहते हैं EPS इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डिटरमिनिंग एंटिटीज नहीं यार, PE रेशियो किस चीज का नाम है? प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो देखिए अपने आप से। ठीक है, इस स्टैंडर्ड में सारा फोकस EPS पे है, लेकिन EPS ही की बेस पे प्राइस अर्निंग रेशियो भी सॉल्व होनी है। फॉर्मूला क्या है, मेरी तरफ देख के ट्राई करना, आगे लिखी भी है, दैट इज कैलकुलेटेड एज मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। Price earning ratio is often used by investors in making stock exchange decisions. The reliable EPS means
रिलायबल पी रेशो लीडिंग टू बेटर एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग बाय द इन्वेस्टर। क्या ख्याल है, क्या रिलायबल होगा तो क्या रिलायबल होगा? तो ईपीएस की इंपॉर्टेंस अपनी जगह तो है ही है, इसकी इंपॉर्टेंस डबल क्यों हो गई है? क्योंकि ये प्राइस अर्निंग रेशियो में भी यूज होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन्वेस्टर्स एंड देयर एडवाइजर्स। इन्वेस्टर तो वो होता है जो पैसे रखता हो, जो इसने इन्वेस्ट करना है। एडवाइजर आप होते हैं, आप जैसे नौजवान अकाउंटेंट्स जो बताते हैं इस कंपनी में शेयर्स खरीदें या उस कंपनी में खरीदें। किस में बताएंगे जी आप खरीदें? यहाँ परफॉर्मेंस अच्छी जा रही हो। तो इन्वेस्टर एंड देयर एडवाइजर्स पे क्लोज अटेंशन टू एंटिटीज नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट भी देखते हैं बहुत से, प्रॉफिट भी तो देखते हैं ना कंपनी, लेकिन अगला सेंटेंस अंडरलाइन करें। However, profit for the period can include large and unusual items and also the results of discontinued operations. Profit can include large unusual items की दो एग्जांपल्स देखो जरा। डिस्पोजल की तरफ वापस आना सर ने इंशाल्लाह कल से शायद, तो डिस्पोजल पे गेन लॉस आ जाता है। फॉर एग्जांपल गेन लॉस फ्रॉम डिस्पोजल। लेकिन क्या बिजनेस इसलिए बनाए जाते हैं कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के आइटम्स को बेच के गेन लॉस कमाया जाए? बिजनेस किस लिए बनाए जाते हैं? नहीं, प्रॉफिट तो कमाना है, लेकिन किससे प्रॉफिट कमाना? गुड्स को बना के या गुड्स को खरीद के बेचें, वो आपका मेन बिजनेस है। नॉन करंट एसेट्स किस लिए होते हैं? यूज के लिए होते हैं, बेचने के लिए होते हैं? तो यूज के लिए होते हैं, लेकिन अगर बेच दें तो गेन लॉस हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर 2022 है, उसमें कोई एसेट बेच के गेन या लॉस हुआ, तो क्या ये जरूरी है कि एक्सपेक्टेड हो कि अगले सालों में भी ये गेन लॉस होगा, उससे अगले सालों में भी होगा? तो हम असल में ईपीएस को कैलकुलेट इसलिए कर रहे हैं ताकि हम फ्यूचर की परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट कर सकें। अगर इस साल ईपीएस है 20, लेकिन इस साल की ईपीएस में तो गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल भी है, तो उसकी वजह से अगर गेन होगा तो प्रॉफिट बढ़ा होगा, और अगर लॉस है तो प्रॉफिट कम हो गया होगा। लेकिन ये जो गेन या लॉस की वजह से प्रॉफिट बढ़ा या कम हुआ होगा, ये अगले सालों में शायद एक्सपेक्टेड जरूरी नहीं किया होगा। इसलिए इन फिगर्स की बेस पे अगर अर्निंग्स में इजाफा हुआ होगा, तो इन फिगर्स की बेस पे जो अर्निंग में इंक्रीज है, ये फ्यूचर में एक्सपेक्टेड ना होने की वजह से शायद ईपीएस फ्यूचर में कितनी होगी इनको निकाल के फैसला होना चाहिए। क्या कही जा रहा है? अदर इनकम में गेन हो सकता है, उससे क्या होगा? उससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर प्रॉफिट बढ़ गया तो ईपीएस बढ़ जाएगी। ईपीएस बढ़ गई तो इन चीजों की वजह से ईपीएस बढ़ गई, तो अगले सालों में इन चीजों की वजह से जरूरी नहीं कि दोबारा ईपीएस बढ़े। तो इसलिए डिसीजन लेते हुए शायद इस तरह की चीजों को इग्नोर करके वर्किंग करनी चाहिए। एक और एग्जांपल लिखें, लॉस बाय फायर। आपकी कोई बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हुई है बाय फायर, या स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ बाय फायर, हो सकता है खुदा ना खास्ता, या बाय फ्लड। क्या एंट्री करेंगे अगर लॉस बाय फायर है या बाय फ्लड है? तो सिंपल एंट्री है, तो स्टॉक जल गया, एंट्री सर, एंट्री सर, लॉस डेबिट, स्टॉक क्रेडिट। खुदा ना खास्ता मशीनरी जल गई, मशीन क्रेडिट, लॉस डेबिट। अब अल्लाह ना करे ये भी हर साल होना हो, अब इस लॉस की वजह से इस साल क्या हुआ होगा? प्रॉफिट कम हो गया होगा, अकॉर्डिंगली ईपीएस कम हो गई होगी। अब अगले साल हम अल्लाह ना करे ये रिकरिंग आइटम हो, हर साल लॉस होना हो, तो वंस अगेन डिसीजन लेते हुए ईपीएस की कैलकुलेशन में अगर ये प्रॉफिट में फिगर्स आ रही हैं, तो बेहतर ये इनको निकाल के फैसला किया। ऐसे तो आप जरा दोबारा पढ़ें। However, profit for the year can include, वर्ड्स बोलने का लिखा, large and unusual items and also the results of, अच्छा, डिसकाउंटेड ऑपरेशंस के जो रिजल्ट्स हैं इनको तो हम अलग करके ही वर्किंग करते हैं, तो इस मसले को तो हमने हल कर लिया हुआ। लेकिन बेहतर ये कि इन चीजों को भी इग्नोर करके वर्किंग की जाए, लेकिन इन्हें इग्नोर करके वर्किंग की जाती वैसे नहीं है। लेकिन अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं तो बेहतर एक एडवाइस देते हुए बता दें कि इस साल की जो ईपीएस है उसमें इस तरह के भी कुछ आइटम्स शामिल हो गए हैं जो अगले सालों में एक्सपेक्टेड नहीं है। कौन सी फिगर को हम बाकी अलग करके ही वर्किंग करते हैं, लेकिन कौन सी फिगर्स इंक्लूड रख के ही हम वर्किंग करते हैं। ये जितनी मैंने दो तीन लिखवाई आपको, लार्ज एंड यूनिक आइटम्स, इनको हम इग्नोर करते नहीं है, लेकिन डिसीजन लेते हुए इनको जरूर जहन में रख लेना चाहिए। तो दोबारा जरा पढ़े फर्स्ट लाइन से। इन्वेस्टर
और एडवाइजर जो होता है ये प्रॉफिट को बड़े गौर से देखता है, लेकिन प्रॉफिट किस वजह से इफेक्ट हो जाते हैं, बोले बोले लक्ष्य, इससे क्या होता है, दिस मे मेक इट वोलेटाइल, का मतलब वोलेटाइल या दैट इज पढ़े चला लायबल टू फ्लक्चुएट, वोलेटाइल का मतलब होता है तब्दीली आने का खदशा ज्यादा हो जाता है, वोलेटाइल मींस तेजी से चेंज, तेजी से चेंज इंग्लिश में रैपिड चेंजेस, वोलेटिलिटी कहते हैं चेंज को, लेकिन जल्दी चेंज को, तो रैपिड चेंज, जिसके में क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी जो है फ्लक्चुएट हो जाती है ऊपर नीचे, ऊपर का भी नीचे का, अगर कोई ऐसे आइटम होगी जैसे गेन हुआ तो ऊपर हो जाएगा, और अगर कोई ऐसे आइटम है तो नीचे हो जाएगा। Users can then find it difficult to assess trends in profit figure or to use the current year's profit to predict the entity's performance in the future period। तो मसला क्या हो जाता है, सिर्फ प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो उससे फ्यूचर की प्रेडिक्शन क्या होगी, वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है प्रेडिक्ट करना। इसलिए जब हम वर्किंग करते हैं तो ईपीएस की वर्किंग को फिर अलग-अलग कर देते हैं, लेकिन स्टिल अभी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे जिस तरह रेशोज हैं, किसी रेशोज की कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है, कमियां हैं। इसी तरह ईपीएस हमने कैलकुलेट तो कर ली है, लेकिन क्या ईपीएस 100% रिलायबल इंडिकेटर ऑफ परफॉर्मेंस है, इसमें भी बहुत सी कमियां रह जाती हैं, उसी तरह की शायद जो रेशोज में भी आएंगी। तो यहाँ आप शायद हम ये पढ़ना शुरू हो गए कि यकीनन ईपीएस एक इंपॉर्टेंट फिगर है, प्राइस अर्निंग रेशो में भी इंपॉर्टेंस है इसकी, लेकिन ये कहना कि ईपीएस 100% रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द फ्यूचर परफॉर्मेंस है, ये भी सही नहीं है। तो इसमें भी कुछ लिमिटेशंस है इंशाल्लाह जो हमारे सामने अभी आने लगेंगी। नेक्स्ट आ जाए, चलो आगे, बाकी फिर एक सेकंड कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं इनमें से कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो सही तरह से बाद में याद करने की जरूरत है। नेक्स्ट स्टडी के रीजंस एज टू व्हाई, reasons as to why EPS is more reliable indicator of future performance, और जरा आखिरी भी वर्ड्स अंडरलाइन करें। ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है, एक तो पहले अंडरलाइन करें रीजंस एज टू व्हाई EPS is more reliable indicator of future performance, उस समय में क्या रहा, और नहीं, और मींस टू से क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ EPS टू शेयर होल्डर्स, या आपसे पूछा जाए बट व्हाट इज द रीजन व्हाई EPS इज मोर रिलायबल इंडिकेटर, तो उसका आंसर नीचे सेम ही होगा, या क्या वर्ड से पूछ ले, या क्या वर्ड से पूछ ले, रेलेवेंस ऑफ EPS और या रीजन व्हाई EPS इज मोर रिलायबल इंडिकेटर, उसका आंसर सेम ही होगा। हेडिंग्स कैन बी टू, एग्जामिनर अगर क्या पूछ ले या क्या पूछ ले तो आंसर एक ही होगा, रेलेवेंस ऑफ EPS या रीजन एज टू व्हाई EPS इज मोर रिलायबल इंडिकेटर। अपने द ट्रेंड, ट्रेंड का मतलब, वैसे ट्रेंड किसे कहते हैं, रुझान का मतलब, EPS कैसी चल रही है, ब्रैकेट पड़े, इंप्रूवमेंट भी आ सकती है और डिटेरियोरेशन भी आ सकती है 2020 से लेकर 2023 तक। ट्रेंड अगर इंप्रूवमेंट है तो इसका मतलब होगा EPS बढ़ रही है, और अगर EPS में कमी आ रही है तो डिटेरियोरेशन मींस कमी। तो द ट्रेंड इन एंटिटीज पब्लिश्ड EPS फिगर कैन समटाइम्स बी मोर रिलायबल इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। क्यों जी, नंबर 1, the standard version of both basic and diluted EPS is based on profit from continuing operations. This means that results of discontinued operations are excluded, means अलग फिर प्रेजेंट किया जाता है। प्रॉफिट ध्यान में लाएंगे, क्या प्रॉफिट में कंटिन्यूड डिसकंटिन्यूड दोनों होंगे, लेकिन EPS कैलकुलेट करते हुए हमने क्या किया होगा, कंटिन्यूड लेता है, डिसकंटिन्यूड लेता है, और कंटिन्यूड ऑपरेशंस की EPS एक्सपेक्टेड होगा कि फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगी, लेकिन जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है वो तो हमने बंद कर दी है, तो उसमें जो उसकी जो EPS है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की EPS, वो फ्यूचर में फिर शेयर होल्डर्स को एक्सपेक्टेड नहीं होगी। तो प्रॉफिट की बजाय अगर EPS को देखा जाए तो वो ज्यादा बेहतर इंडिकेटर ऑफ परफॉर्मेंस होगा। क्यों, नंबर 1, क्यों जी, क्यों होगा बेहतर सर, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने कंटिन्यूड को अलग किया और डिसकंटिन्यूड को अलग। हम पढ़ इस वक्त कर रहे हैं, व्हाट इज हेडिंग, हम इसे पढ़ रहे हैं कि EPS क्यों रिलायबल इंडिकेटर है। उसकी पहली वजह क्या बताइए, ये अलग कैलकुलेट की जाती है कंटिन्यूड की और डिसकंटिन्यूड की। देखिए फर्ज करें आपके प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर का मतलब अभी आपने शेयर्स खरीदने हैं, आप किसी कंपनी की परफॉर्मेंस देखें तो सपोज 20 पर शेयर है, क्या ये 20 पर शेयर आपको मिलेगा या उनको मिलेगा जो इसका शेयर होल्डर है। अब आपने इसकी बेस पे इन्वेस्ट करना,
तो क्या आपकी भी एक्सपेक्टेशन होगी कि कम से कम इतना तो मुझे भी मिलेगा? तो क्या वाकई आपको मिलेगा? अगर इस साल ईपीएस सही कैलकुलेट हुई होगी तब भी ये सेफली कहा जा सकता है कि शायद मिल जाए। लेकिन वंस अगेन फ्यूचर की प्रेडिक्शन है, शायद दोबारा बिस्मिल्लाह पढ़ के और इंशाल्लाह कह के ही इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये ना हो कि हमारी गैर मौजूदगी में तो 20 अर्निंग पर शेयर थी, लेकिन हमारी वजह से अल्लाह करे 100 हो जाए, लेकिन हमारी वजह से वो भी हो सकता है जो शायद हमें बुरा लगे। अगर आप इन्वेस्ट कर चुके हैं फिर तो अर्निंग पर शेयर आपकी है, एक शेयर में ने आपका ये कमा ली है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर अभी बनना है तो फिर जो कंपनी की आपको ईपीएस नजर आएगी उसमें आपका हिस्सा नहीं है, आपका हिस्सा किस ईपीएस में होगा जो फ्यूचर में होनी है। लेकिन डेफिनेटली आप किसको ध्यान में रख के ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस या करंट परफॉर्मेंस को देख के फ्यूचर की परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट करनी है। असल में यह मसला ये है कि हम करंट परफॉर्मेंस की बेस पे फ्यूचर डिसीजन लेना चाहते हैं, और फ्यूचर डिसीजन हम लेते हुए ये देखना चाहते हैं कि क्या ये ईपीएस फ्यूचर में एज इट इज रहेगी भी या नहीं। इसलिए हम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस को भी साइड पे कर रहे हैं, और बेहतर क्या है जो ऊपर अभी मैं पढ़ा कि अनयूजुअल लार्ज आइटम्स को भी इग्नोर करके ही वर्किंग होनी चाहिए। ओके, लेकिन दोबारा बार क्लियर कर लें कि इसको तो हम एक्सक्लूड कर देते हैं लेकिन किसको नहीं करते। और साथ ही मैंने जानबूझ कोई नहीं छोड़नी, अगर आपका ख्याल है कि मैं आपकी इन शक्लों की वजह से ये छोड़ दूंगा तो ये मेरे साथ पहली दफा नहीं हो रहा, ये मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है। हम नहीं पढ़ना चाहते आप सबकी शक्लों पे लिखा हुआ, लेकिन मेरे पास क्योंकि माइक है इसलिए मैंने बोल ही जाना है। आप ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पौना घंटा मैंने अभी और बोलना, तो बेहतर ये है कि इसे सीरियस लेकर मेरे साथ पढ़ लें। प्लीज, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? अगर मैं आपकी शक्लों से डिसाइड किया करूं कि क्या क्लास होनी है या नहीं, तो ये कोई क्लास नहीं होनी चाहिए थी, और अगले दिनों की भी शक्लें आपकी मुझे नजर आ रही हैं और ना ही कोई होनी चाहिए। तो प्लीज, व्हाट इज द फर्स्ट रीजन की ईपीएस इज मोर रिलायबल इंडिकेटर? नंबर 2 सर, एंट्री में आल्सो चूज टू प्रेजेंट वन और मोर अल्टरनेटिव वर्जन ऑफ ईपीएस। ऊपर देखें फर्स्ट पैराग्राफ, ऑल्टरनेट वर्जन भी हो सकते हैं, दे नॉर्मली फिर ये भी कर सकते हैं आप। अच्छा, अल्टरनेट वर्जन जो ऊपर आया था उसकी कोई एग्जांपल बताएं। ग्रॉस प्रॉफिट का बेस बना लें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बेस बना लें। अच्छा, फिर ये भी तो किया जा सकता था कि अल्टरनेट वर्जन में से हम डिस्पोजल का गेन लॉस निकाल दें या लॉस ऑन फायर भी निकाल दें ताकि फ्यूचर की सही इंडिकेशन आ सके। तो ये भी अगर कर देंगे तो शेयर होल्डर्स को शायद ज्यादा बेहतर फ्यूचर की परफॉर्मेंस मिल जाएगी। लेकिन मैं बार बार एम्फसाइज करूंगा, क्या तो अलहदा डिस्क्लोज होता है लेकिन क्या अलहदा डिस्क्लोज नहीं होता। IAS 83 किसको तो कहता है अलहदा बताएं, लेकिन किसके बारे में नहीं कहता कि अलहदा बताएं। डिसकंटिन्यू तो अलहदा बताएं, अनयूजुअल आइटम बीच में रख के बता दें, IAS 83 यही कहता है। लेकिन मैं ये कहने लगा हूं कि अल्टरनेटिवली शेयर होल्डर्स को अगर अच्छी हमने इन्फॉर्मेशन देनी है तो हम ये भी कर सकते हैं कि अनयूजुअल आइटम्स को भी इग्नोर करके ईपीएस कैलकुलेट करते हैं ताकि शेयर होल्डर्स को परफॉर्मेंस का ज्यादा फ्यूचर में प्रेडिक्शन बेहतर हो सके। तो अब जरा पढ़ें सेंटेंस। एंटिटी में आल्सो चूज टू प्रेजेंट one or more alternative versions of EPS. They normally क्या exclude क्या, so that EPS is based on normal weekly earnings. ब्रैकेट में आप एग्जांपल देखिए जो थोड़ी देर पहले क्या इसका पॉइंट नंबर में क्या पड़ा। अगर शेयर होल्डर्स की आसानी के लिए सीपीएस पे निकाल के देते हैं, कंपल्सरी है ये तो करते हैं, चाहे तो करते हैं कंपल्सरी पर, लेकिन शेयर होल्डर्स को ज्यादा इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन। नंबर 3, EPS measures an entity's performance from the viewpoint of investor. क्या मतलब? It shows the amount of earnings available to each ordinary shareholder. देखिए फॉर एग्जांपल EPS का अगर आंसर आया 15 रुपए, ये 15 रुपए क्या है? पर शेयर। पर शेयर का मतलब क्या होता है? अब देखिए अगर हम 15 रुपए पर शेयर मीन 15 रुपए फॉर वन शेयर बता दें, प्रॉफिट इज 15 रुपीज पर वन शेयर। अब किसी के पास अगर 1000 शेयर है तो क्या वो फाइंड आउट कर सकता है मेरा प्रॉफिट कितना है? 1000 इंटू 15। किसी के पास लाख शेयर है, लाख इंटू 15। हर बंदे को पता चल जाएगा कि मेरा इस कंपनी के प्रॉफिट में कितने रुपए हैं, कितने रुपए मेरे प्रॉफिट। किसी गरीब के पास अगर 100 शेयर है तो 100 इंटू 15। हर बंदा इस 15 को कैसे यूज कर सकता है? मल्टीप्लाइड बाय अपने शेयर। और हर बंदे को क्या पता चल सकता है? मेरा प्रॉफिट इतना है, मेरा प्रॉफिट।
एक तो है ना कंपनी का प्रॉफिट इतना है, लेकिन हम ये क्या बता रहे हैं एक शेयर का कितना, और हर बंदा अपना अपना कैलकुलेटर लेके क्या कर सकता है, मेरा प्रॉफिट इतना है, मेरा इतना है, मेरा इतना, अकॉर्डिंगली खुश हो सकता है। तो नंबर 3 क्या है पढ़ा तुम्हारा, ईपीएस मेजर्स एंड एंटिटीज परफॉर्मेंस फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर के हवाले से ये बताता है कैसे, इट शोज अमाउंट। अच्छा कुछ हर सेंटेंस में हम करेंगे तो बोर्ड हुआ इसीलिए हुआ कि शायद वहां से हेल्प हो सकती है, जरा पढ़ के देखें समझ आता है इससे, लेकिन हो सकता है आपको एक्स्ट्रा महसूस करें। तो अमाउंट ऑफ अर्निंग अवेलेबल टू ईच शेयर होल्डर कैलकुलेट होती है, मींस एवरी शेयर होल्डर कैन कैलकुलेट हाउ मच ही हैज अर्नड ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। किसी ने अपने 1 लाख रुपया लगाया था, 1 लाख रुपया लगा के उसने 5000 शेयर खरीदे थे और एक शेयर पे 10 रुपए प्रॉफिट हुआ है, तो वो कैलकुलेट कर सकता है मैंने लाख लगाया था, 5000 शेयर है मेरे पास, जरा 50,000 मैंने कमा लिया, अगले साल बाकी वो चेक कर सकता है मैंने लगाया कितना था और मैंने अपने शेयर्स पे कमा कितना लिया। ओके सर, देन जरा कंटिन्यू लास्ट पॉइंट में नंबर 4 में जरा डाइल्यूटेड ईपीएस ध्यान में लाना। डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होती है, नहीं मतलब होती क्या क्या होती है, क्या होती है, अगर कोई आपसे पूछे डाइल्यूटेड ईपीएस क्या है तो आप क्या बताएंगे। डाइल्यूटेड ईपीएस वो होती है जो शेयर होल्डर्स को ये बताती है कि फ्यूचर में उनकी अर्निंग में कमी आके कितनी हो सकती है। मसला अगर 10 रुपए बेसिक है, 15 रुपए चले बेसिक है और 10 रुपए डाइल्यूटेड है, तो 10 रुपए डाइल्यूटेड का मतलब क्या है, ये 10 रुपए डाइल्यूट हो गई है या हो जाएगी अगर पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर ऑर्डिनरी में कन्वर्ट हो। तो आप जरा इसको ध्यान में रखें, जरा पढ़े समझे। तो कहता है डाइल्यूटेड ईपीएस कैन प्रोवाइड एन अर्ली वार्निंग। क्या मतलब अर्ली वार्निंग, बेसिक तो बता दिया जी हमने 15, लेकिन डाइल्यूटेड अगर 10 है तो पहले ही बता दिया हमने कि फ्यूचर में ये हो सकता है 10 हो। Early warning of any changes to an investor potential return on their investment due to future share issues। हो गए हैं, हो जाएं, अगर फ्यूचर वाले आज ही हो जाएं तो ये होगा। और therefore अगर इन्वेस्टर समझता है कि ये तो मेरे साथ जुल्म हो जाएगा तो वो आज ही अपने शेयर्स बेचे और किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर ले। फिलहाल तो बड़ा अच्छा लग रहा है 15 रुपए, लेकिन अगर लग रहा है कि अगले सालों में तो ये गेम उलट ही जानी है, तो बेहतर है कि इससे पहले कि वो हो मैं पहले ही कहीं और इन्वेस्ट कर लूं। ठीक है सर, आप देख रहे हैं आप जो सारी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, इस सारी अकाउंटिंग में अकाउंटिंग का अल्टीमेट बेनिफिशियरी या लॉस किसको है, नहीं एक तो शेयर होल्डर वो जो है और एक वो भी है जिसको पैसे हैं। आपकी इन फिगर्स की बेस पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करने हैं, उन्होंने फैसला करना हमें इन्वेस्ट करें या इन्वेस्ट करके रखें या किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो देयरफॉर आपकी इस अकाउंटिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस है लोगों के लिए, इसलिए हमेशा आप शेयर होल्डर्स को कौन सी फिगर्स बताएंगे जो रिलायबल होंगी, रेलिवेंट होंगी और सही होंगी, ऐसी होना चाहिए, लोगों के पैसे डूब सकते हैं। ये पेज नंबर 202 के एंड पे लगाइए, आखिरी पैराग्राफ पढ़ना लिमिटेशंस के नाम से, उसके बाद फिर बहस खत्म करते हैं। लिमिटेशंस आई थी रेशियोज में भी, लिमिटेशंस का मीनिंग कमी। ईपीएस अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी चीज है, लेकिन ये कहना कि 100% एक्यूरेट है मुनासिब नहीं। अब क्या रीजन है, इसमें कुछ चीजें वही है जो आपको शायद रेशियोज में भी आइडिया है। पहले आखिरी 2 लाइंस पढ़ो, ईपीएस इज प्रोबेबली द सिंगल मोस्ट इंडिकेटर ऑफ एंटिटीज परफॉर्मेंस। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, कोई भी इन्वेस्ट करना लगता है तो सबसे पहले पूछता है ईपीएस के और ईपीएस का ट्रेंड क्या है, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसे दी जाती है। It is very useful measure when it is used as a starting point for more detailed analysis of the entity's performance। लेकिन ये बुक बनाने वाला ये कहता है कि इसे एक स्टार्टिंग पॉइंट समझना चाहिए, इसे ये नहीं समझना चाहिए कि बस ईपीएस ही सफिशिएंट है। मींस ईपीएस के साथ साथ वो सारी रेशियोज भी कैलकुलेट की जाए जो आपने रेशियो एनालिसिस के टॉपिक में पढ़ा है, तो फिर शायद सही कंक्लूजन ड्रॉ हो सकती है कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। सिर्फ इस पे रिलाई कर लेना मुनासिब नहीं है। ये अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट जरूर है, लेकिन ये कहना कि बस इसी की बेस में इन्वेस्ट कर दूं, ये सही डिसीजन नहीं होगा। आगे नेक्स्ट पे, however EPS can have serious limitations। नंबर 1, अब इसमें जो पहली 2 चीजें आ रही हैं ये आप शायद रेशियोज में पढ़ चुके हैं। अब देखिए ईपीएस अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारी कंपनी की ईपीएस है 15 रुपए पर शेयर, पिछले साल की सपोज 10 रुपीज पर शेयर, बताएं परफॉर्मेंस कैसी जा रही है।
परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट है या खराबी है? इंप्रूवमेंट है। लेकिन ये तो अपने अपनी परफॉर्मेंस को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपेयर कर दी है। सेकेंडली फिर क्या होता है, अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को सेम सेक्टर सेम इंडस्ट्री कंपनी से भी कंपेयर किया जाता है। अब अगर आपसे कहा जाए कि इंडस्ट्री की जो बाकी कंपनीज है उनकी एवरेज ईपीएस 2022 में 25 रुपए पर शेयर थी और 2021 में 22 रुपए पर शेयर थी, तो यकीनन हमने इम्प्रूव तो किया है सर, लेकिन इंडस्ट्री के मुकाबले में हम बहुत पीछे खड़े हैं। ऐसी है ना सर, अपनी परफॉर्मेंस भी पिछले सालों से कंपेयर करते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को इंडस्ट्री में दूसरी कंपनी से भी कंपेयर करते हैं। अब इस कंपैरिजन से फिर पता चलता है कि हमारी परफॉर्मेंस पिछले सालों के मुकाबले में और हमारी परफॉर्मेंस दूसरी कंपनीज के मुकाबले में कैसी जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम अब क्या है, अब पढ़ेगा फर्स्ट पॉइंट, नॉट ऑल एंटिटीज यूज द सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब कंपैरिजन तो कर लिया हमने 15, 25, 10, 22, लेकिन अगर दूसरी कंपनीज ने जो सेम सेक्टर में उन्होंने सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज ही अडॉप्ट नहीं की तो क्या फिर प्रॉफिटेबिलिटी डिफरेंट हो जाती है डिफरेंट पॉलिसी से? एक आखिरी सेंटेंस उन्होंने इसी पेज पे अकाउंटिंग पॉलिसीज की चंद एक एग्जांपल्स हैं, रिवाइज करना है। IS2 से में लाए, FIFO वेटेडब्ल्यू दोनों अलाउड है, कौन सा सही है? दोनों ही सही है। अब अगर हमने FIFO यूज किया है, इंडस्ट्री में वेटेडब्ल्यू यूज किया हुआ है, तो सिर्फ ये पॉलिसीज डिफरेंट होने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी डिफरेंट हो जाएगी और फिर बाद में ये कहना उसकी ईपीएस ये है हमारी ये है, ये डेफिनेटली सही कंपैरिजन नहीं है। और ज़हन में लाएं, IS16 में चले जाएं, कॉस्ट मॉडल भी अलाउड है, इवैल्यूएशन मॉडल भी अलाउड है, हमने कॉस्ट मॉडल यूज किया हुआ था, देयरफॉर हमारी डेप्रिसिएशन कंपैरेटिवली कम है। लोगों ने इवैल्यूएशन मॉडल यूज किया हुआ था, सरप्लसेस आए हुए हैं, देयरफॉर मार्केट वैल्यू ज्यादा होने की वजह से उनकी डेप्रिसिएशन ज्यादा होने की वजह से प्रॉफिट कम भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। हमने रिवैल्यूएशन मॉडल यूज किया हो, देयरफॉर हमारी डेप्रिसिएशन ज्यादा होने से प्रॉफिट कम है। लोगों ने कॉस्ट मॉडल यूज किया हो और उनके देयरफॉर डेप्रिसिएशन कम होने की वजह से प्रॉफिट ज्यादा हो गया हो। तो अगर पॉलिसी डिफरेंट है तो कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा। कुछ याद आता है वैसे? तो व्हाट इज द फर्स्ट लिमिटेशन हियर? Not all entities use the same accounting policies. It may not always be possible to make useful comparison between APS of different entities. ये अपनी ही बात हो रही है या दूसरों की बात हो रही है? नहीं, अपनी परफॉर्मेंस दूसरों के साथ कंपेयर हो। तो व्हाट इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ EPS? कि हो सकता है लोगों ने किसी और अकाउंटिंग पॉलिसी की बेस पे प्रॉफिट निकाला हो और हमने किसी और अकाउंटिंग पॉलिसी की बेस पे प्रॉफिट निकाला हो, देयरफॉर फिर EPS कैलकुलेट होने के बाद कंपेरेबल नहीं रहेगी। Done, sir? First sentence, Baral. What is the first sentence? Not all companies use. EPS does not take into account inflation. अगला मसला. EPS does not take into account inflation. अब एक सेकंड बोर्ड पे देखा जरा. Inflation क्या होती है? महंगाई. Inflation से चीजों की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। फर्स्ट करें हमारी EPS 2021 में 2010 रुपए पर शेयर और 2022 में है 11 रुपए पर शेयर। बताइए परफॉर्मेंस में कैसा इंप्रूवमेंट है या खराबी? इंप्रूवमेंट है 10-11। लेकिन अगर हमें पता चले कि 2022 में 10% इन्फ्लेशन थी तो क्या ये सेम है सर 10% या 10-11? इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखते फिर फाइनल डिसीजन होना चाहिए। अगर हमने सिर्फ इन्फ्लेशन ही को कवर किए तो ये तो फिर एक ही बात है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन 10 रुपए थी और हमारी फीस 15 रुपए होगी, सॉरी इन्फ्लेशन 10% थी और हमारी EPS 15 रुपए हो गई है, तो इन्फ्लेशन के एंगल से तो फिर 11 होनी चाहिए थी, लेकिन अगर 11 से 15 हुआ तो बाकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट हुई है। तो कौन सी चीज भी कंसिडर करनी चाहिए डिसीजन लेते हुए। लेकिन हमने कभी भी ये नहीं कहा कि इन्फ्लेशन की वजह से क्या एडजस्टमेंट है, हमने सिंपली क्या किया, इस साल का प्रॉफिट लिया है, पिछले साल का प्रॉफिट लिया, EPS निकाल दिए। हालांकि इस साल के प्रॉफिट में इन्फ्लेशन का फैक्टर भी आ रहा होगा और इन्फ्लेशन का फैक्टर हम इग्नोर करते नहीं है वर्किंग करते हुए, लेकिन डिसीजन लेते हुए ये जहन में रखना चाहिए कि EPS में इन्फ्लेशन की वजह से जो फैक्टर आया होगा उसको जहन से निकाल के फाइनल डिसीजन होना चाहिए कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। क्या EPS की वर्किंग करते हुए हम करंट ईयर में से इन्फ्लेशन निकाल देंगे? नहीं निकालेंगे, वर्किंग करते हुए कभी नहीं निकालेंगे। डिसीजन लेते हुए इन्फ्लेशन को भी जहन में रख के वर्किंग करें। EPS की वर्किंग अलहमदुलिल्लाह कर ली हमने जैसे करनी थी,
वो अब नहीं बदलनी फिलहाल, अल्लाह करे पेपर तक ना ही बदले। नंबर 3, EPS measures entity's profitability, but this is only part of the entity's overall performance. Underline the next lines. An entity's cash flow can be just as important as profit. देखिए ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट एक्रूअल बेसिस पे कैलकुलेट होता है। ये क्या होता है एक्रूअल बेसिस? सेल की एंट्री बन रहा है, क्रेडिट सेल की एंट्री है, सेल डेबिट इसको कहा था हमने, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। क्या इनकम होगी डेटर डेबिट सेल क्रेडिट? इनकम ही है, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट इनकम होगी भाईजान, सेल इनकम ही होती है, लेकिन पैसे तो भी आने हैं, पैसे तो भी आने हैं। एक्सपेंसेस की एंट्री बोले एक्रूअल बेसिस पे, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, खर्चा हो गया पेमेंट नहीं हुई, तो प्रॉफिट जो आता है वो तो इनकम्स और एक्सपेंसेस ही बेस पे आता है एक्रूअल बेसिस पे प्रॉफिट। लेकिन अगर एक्रूअल बेसिस पे सेल हुई है या एक्रूअल बेसिस पे एक्सपेंस हुआ तो ना कैश अभी आया और ना ही कैश अभी गया, तो प्रॉफिट यकीनन इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि इस बिजनेस में कैश कितना है, क्योंकि कैश ने यूज होकर खर्चों में फिर पे होना है। तो इंशाल्लाह कल एक नई बहस शुरू करेंगे हम कि कैश फ्लोज की भी बहस होती है। तो सिर्फ प्रॉफिट की बेस पे, ईपीएस ऑफ प्रॉफिट की बेस पे सिर्फ ये कह देना कि प्रॉफिट अच्छा है, ये अपनी जगह बात ठीक है, लेकिन साथ साथ कैश फ्लोज भी अच्छी होनी चाहिए, जेब में कैश भी हो। ये ना हो कि प्रॉफिट तो हो गया और अभी पैसे नहीं आए और अपने खर्चों के लिए पैसे जाके बैंकों से उधार पकड़ने पड़ रहे। फॉर एग्जाम्पल बिजली का बिल आ गया और डेटर्स ने भी पैसे नहीं दिए, तो अब बिजली का बिल कैसे पे करेंगे? अपने तो भी पैसे आए नहीं, कहाँ भाग के जाना पड़ना है, और बैंक ने फिर अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस लगा देनी है और अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देना है। उसे भी पता होगा कि हम मजबूर हैं, जरूरतमंद है, तो क्या पैसे भी आने चाहिए, इसलिए जरा रेशो ध्यान में लाया था। क्या जल्दी कैश आना चाहिए, जितनी जल्दी जितना हो सके, और अगर लोग ना दे रहे हो तो अर्ली पेमेंट डिस्काउंट भी ऑफर करनी चाहिए ताकि बैंकों की तरफ ना जाना पड़े। तो यकीनन प्रॉफिट एक इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन ये कहना कि सिर्फ प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है मुनासिब नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ध्यान में लाना। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ही कहीं कैश होता है, अभी कहीं कैश होता है सर? करंट एसेट्स में कैश एंड बैंक बैलेंसेस, उनको भी गौर से देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या उनमें भी कोई इजाफा हो रहा है या सिर्फ प्रॉफिट ही बढ़ी जा रहा है और पैसे नहीं आ रहे। चीजें बेची जा रहे हैं, लोग पैसे नहीं दे रहे, और बेच इसलिए रहे हैं क्योंकि लोग खरीदते नहीं, वो कहते हैं भाई बेच दें, पैसे आराम से देंगे। तो प्रॉफिट तो हो जाएगा बेचने से, लेकिन कैश अगर कलेक्ट नहीं आप कर रहे तो ये भी कंपनी के लिए अल्टीमेटली लिक्विडिटी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। लिक्विडिटी किसे कहते हैं? लिक्विडिटी, कैश कैश कैश। तो प्रॉफिट ठीक है ईपीएस प्रॉफिट की बेस पे, लेकिन सिर्फ ये कहना ईपीएस से सबको पता चल गया मुनासिब नहीं है, किसको भी देखना जरूरी है। अब पढ़े जो मैंने सेकंड सेंटेंस अंडरलाइन करवाया, एंटिटीज कौन सी परफॉर्मेंस? कैश फ्लोज परफॉर्मेंस कैन बी जस्ट एज इंपॉर्टेंट एंड एज इट्स प्रॉफिट एंड मोर एसेंशियल फॉर इट्स इमीडिएट सर्वाइवल। का मतलब क्या है? अपने खर्चों के लिए अगर पैसे नहीं है तो हमने कहाँ सर्वाइव करना? बैंकों से पैसे अगर लोन लेनी है, उन्होंने कहा और देने हैं, आखिर कब तक उधार पे चलते रहेंगे? तो प्रॉफिट ही क्या सफिशिएंट है या कैश भी आना चाहिए? ईपीएस क्या बताता है, कैश पर शेयर या अर्निंग पर शेयर? प्रॉफिट पर शेयर। तो सिर्फ प्रॉफिट की बेस पर डिसीजन नहीं होना चाहिए, कैश फ्लोज भी इंपॉर्टेंट है। तो मेरी बात समझ आ रही? बात की बात कर रहा हूँ, ये हम कमियां पढ़ रहे हैं। ईपीएस ने हमें ये तो बता दी प्रॉफिट कितना कमाया, लेकिन ये नहीं उसने बताया कि कैश कितना कमाया। ये भी हमें कहां से पता चलना चाहिए? इंशाल्लाह कैश फ्लो में बहस करेंगे। लास्ट पॉइंट, diluted EPS is often described as early warning to investor that the return on investment may fall sometime in future. यहाँ तक ठीक है? अच्छा, आगे जो लिखा हुआ है ना वो पहले मेरी तरफ देख के जरा समझना पड़ना आपको। डायल्यूटेड ईपीएस में हम क्या करते हैं, कहां से शुरू करते हैं, कंसंट्रेट करें जरा बेसिक से। बेसिक कहां से शुरू होती है? अर्निंग से। अर्निंग से। अर्निंग कैसे शुरू होती है? प्रॉफिट से। प्रॉफिट कौन सा लेते हैं? इस साल का, इस साल का। अब डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर ये है कि फ्यूचर में अगर शेयर्स कन्वर्ट हो गए तो अर्निंग्स पर शेयर क्या होगा? तो फ्यूचर में शेयर्स, फ्यूचर के शेयर्स अगर आज कन्वर्ट हो जाए, ये तो हमने कर लिए, लेकिन जो प्रॉफिट हमने लिया वो फ्यूचर का कोई नहीं लिया। तो क्या ये जो प्रॉफिट हमने लिया फ्यूचर में एज इट इज रहेगा?
हो सकता है, हो सकता ना, तो ठीक है हमने डायल्यूट निकाल तो दी है, जिसने ये तो अज्यूम कर ली है कि शेयर्स में अगर आज चेंज आ जाए तो क्या होगा, लेकिन प्रॉफिट हम फ्यूचर के क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि फ्यूचर तो अभी आए नहीं। तो यकीनन डायल्यूटेड ईपीएस हमने अर्ली वार्निंग तो बता दी है, लेकिन क्या अज्यूम करके कि अगर यही प्रॉफिट एज इट इज फ्यूचर में रहा तो फिर ये चेंज आएगा, लेकिन अगर खुदा ना खासा यही प्रॉफिट ही अगले सालों में ना रहा तो और भी ज्यादा चेंज आ सकता है, और अल्लाह करे इजाफा भी हो जाए, लेकिन क्या खदशा रहेगा कि ये प्रॉफिट और फ्यूचर में कम भी हो सकता है। तो कौन सा प्रॉफिट उठाया गया है करंट ईयर, और डिसीजन किस साल का ले रहे हैं कि फ्यूचर में ये होगा, तो ये भी कुछ सही 100% एक्यूरेट आंसर नहीं है कि फ्यूचर में जो होगा। ये भी हमने करंट ईयर को फ्यूचर में प्रेडिक्ट करके शायद वर्किंग करती है, और फ्यूचर का प्रॉफिट क्योंकि अवेलेबल नहीं है, इसी कमी अभी भी रह गई। तो ये कहना डायल्यूटेड ईपीएस में हमने बहुत आला चीज बता दी है, तो मुनासिब सी चीज बता दी है। उसमें भी कमी क्या है, प्रॉफिट करंट ईयर का ही ले सकते हैं हम, फ्यूचर में क्या प्रॉफिट्स होंगे वो हमें अभी नहीं पता। तो देयर पर पढ़ेगा, दोबारा सेंटेंस शुरू करें। डायल्यूटेड ईपीएस इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज, और ये पता चलता है कि कितनी कमी आ सकती है। However, diluted EPS is based on not forecasted earnings. ये फ्यूचर की forecasted भी budgeted earnings के बेस पे नहीं है, current earnings के बेस पे है। This means that it may not be a reliable predictor of, तो ठीक है हम कोशिश जरूर करें बेसिक ईपीएस, डायल्यूटेड ईपीएस, लेकिन ये कहना कि हमने बहुत आला काम कर दिया है और ये 100% आला काम है, ये नहीं है। तो क्या इसका मतलब हुआ ये 0% है? ये सही भी है लेकिन 100% नहीं है, कमियां भी हमें पता होनी चाहिए। गुजारा तो है लेकिन कोई आइडियल सिचुएशन नहीं। ये 4 लिमिटेशंस पढ़े जी, कौन कौन सी हैं? बोलनी है सर जी, बोलनी है। आखिरी पैराग्राफ से, one of the main problems with EPS can be the way it is used by investor and others. Users often, who is user? सबसे इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर, बाकी ठीक है, बाकी लोग भी हैं, इन्वेस्टर, बैंक्स भी हैं, गवर्नमेंट भी है, कस्टमर्स भी हैं। इंपॉर्टेंट यूजर, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजर, यूजर्स ऑफन रिलाई ऑन ईपीएस एज द मेन और ओनली मेजर ऑफ एंटिटीज परफॉर्मेंस। बार बार वो ये कह रहा है, ये मेन और ओनली ना समझें, बाकी भी करें। अच्छा, तो इससे है होता कि मैनेजमेंट को भी पता है लोगों ने ईपीएस को इंपॉर्टेंस देनी है, therefore मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट नोज दिस एंड ट्राई टू मेक ईपीएस एज हायर एज पॉसिबल। और मैनेजमेंट कोशिश करती है कि फिर ईपीएस को ज्यादा से ज्यादा दिखाया जाए, जाके कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नजर आए। अब अगर तो प्रॉफिट अच्छा हो गया फिर तो यकीनन ज्यादा दिखाना चाहिए, लेकिन अगर प्रॉफिट अच्छा नहीं आ रहा तो ईपीएस कम नजर आएगी। तो अब मेरे जैसे अकाउंटेंट क्या करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। मैनेजमेंट may attempt, next sentence, to manipulate the figure by using creative accounting। एक तो सही अकाउंटिंग है, एक अपनी तरफ से अकाउंटिंग क्रिएट करते हैं। मेरे जैसे अकाउंटेंट से अकाउंटिंग क्रिएट करना शुरू हो जाता है, मतलब ब्रैकेट में पड़ेगा, जाली इनवाइस बना के सेल रिकॉर्ड कर ली। देखिए क्रेडिट सेल हुई है, जब भी कोई सेल होती है उसका एक पेज बनता है, तो पेज किसके पास होता है, जो इनवाइस से हम बोलते हैं, जो सेलर होता है उसके पास पेज होता है, उसने पूरी बुक छपवाई होती है। तो फॉर एग्जांपल सेल कम है साल, तो मैंने क्या किया, वो बुक पकड़ी, कौन सी बुक पकड़ने लगा मैं, तो अकाउंटिंग की बुक नहीं पकड़ा, कौन सी बुक पकड़ा, वो जो इनवाइस रसीदें होती हैं, आपने दुकानदार को देखा होगा फाड़ के देखा, तो बुक तो उसी के पास है। तो मैं डेट लिखी अपनी मर्जी की डेट, कस्टमर का नाम ये होगा, और अमाउंट लिख दी, और पर्ची रख दी साइड पे, और साथ ही अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर खोला और क्रेडिट सेल की एंट्री कर दी, डबल एंट्री बोला, डेबिट डेबिट सेल क्रेडिट। इससे क्या होगा, इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ी सर, और महसूस हो गया यार प्रॉफिट मजा नहीं है दिया, अगला सबक खोला, फिर और कस्टमर सोचा, फिर एंट्री कर दी। तब तक ये करता गया जब तक प्रॉफिट मजेदार नहीं आया। और मजेदार कौन सा होगा, जिसके बेस पे शेयर होल्डर को अच्छा लगे। तो ये जाली इनवाइस से बनाता जा रहा हूँ मैं, और इससे क्या होगा, प्रॉफिट में बढ़ा लूंगा, बाद में इंशाल्लाह देख लेंगे अगले साल। फिलहाल तो परफॉर्मेंस अच्छी नजर आ जाएगी, शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट कर देंगे, बाद में कह देंगे कि एरर हो गया था, आइए से अप्लाई कर देंगे।
ये मेरे जैसे अकाउंटेंट से करते हैं, आपको पता होना चाहिए। आप ना ये सोच सकते हैं, करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर कोई ऐसी हरकतें करे आपने उसे पकड़ लिया, तो मैंने इसलिए बताया। तो पहला तरीका कौन सा हो गया, जाली इनवॉइसेस। क्यों जी? अच्छा, अभी इस चक्कर में फिर कंपनी का नुकसान भी हो जाता है। क्या जरा पड़ेगा, दे मे आल्सो मेक डिसीजंस व्हिच इंक्रीज ईपीएस इन द शॉर्ट टर्म बट व्हिच मे डैमेज द एंटिटी इन द लॉन्ग टर्म। मसलन ब्रैकेट पड़ेगा, तो इंक्रीज द प्रॉफिट के बाद एक कॉमा लगा लें ताकि सेंटेंस समझ आए। टू इंक्रीज द प्रॉफिट ब्रैकेट के अंदर होगा। क्रेडिट सेल इज इंक्रीज विदाउट प्रॉपर्ली स्क्रूटिनाइजिंग द कस्टमर। अब वंस अगेन प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं, सेल बढ़ा के प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं। जब भी आपको क्रेडिट पे चीज बेचते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जिस पर्सन को आप चीजें बेच रहे हैं, देखिए आपने उससे पैसे भी लेने हैं, तो जिसको आप चीजें बेचने लगेंगे पहले प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इस बंदे के ये हालात भी हैं कि बाद में पैसे दे सके। केयरफुली आप स्क्रूटिनाइज करेंगे कि इसका पास रिकॉर्ड क्या है, इसकी मार्केट में स्टैंडिंग क्या है, एनालिसिस करके कमिटमेंट्स करवा के प्रॉपर फिर आप चीजें क्रेडिट पे बेचेंगे, क्योंकि आपने तो चीजें दे देनी है, बाद में पैसे किसने देने, पैसे उसने देने हैं। तो अगर इसके हालात ही नहीं है तो पहले आपको एनालाइज करना चाहिए और फिर चीजें बेचनी चाहिए। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल जल्दी में है, ईयर एंड आ रहा है और आपको नजर आ रहा है कि सेल कम है, प्रॉफिट कम हो गया, तो ईपीएस कम हो जाता है, तो ईयर एंड के नजदीक फिर आपने विदाउट स्क्रूटिनाइज किए अगर कस्टमर्स को चीजें बेचना शुरू कर दी, तो शॉर्ट टर्म में सेल बढ़ के प्रॉफिट तो बढ़ा लेंगे, लेकिन अगले सालों में जब ये कैश नहीं मिलेगा तो फिर आप बैड डेट्स की एंट्रियां भी करेंगे। क्रेडिट सेल की एंट्री बोले दोबारा जल्दी से, अभी सेल क्रेडिट, और अगर पैसे नहीं मिले तो फिर एंट्री क्या करेंगे, बैड डेट्स भी रिकॉर्ड होंगे, और फिर जब ये पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर बैंकों के पास भी भागते रहेंगे। तो वक्ती तौर पे तो सेल बढ़ा लेंगे, प्रॉफिट बढ़ा लेंगे, लेकिन हो सकता है इस वजह से फ्यूचर में बिजनेस का सर्वाइवल ही खतरे में पड़ जाए। तो लोग क्या करते हैं, क्रिएटिव अकाउंटिंग करते हैं, जिससे वक्ती तौर पे तो फायदा उठा लेते हैं ईपीएस का, लेकिन इन द लॉन्ग रन बिजनेस के सर्वाइवल पे मसला आ सकता है। अब जरा आखिरी पैराग्राफ पढ़ने जरा, तो बात समझ आई मुझे। हालांकि सॉरी मैंने आपको 2 नंबरियां सिखाई हैं, लेकिन मैंने हरगिज नहीं सिखाई, मैंने बताई है कि मैं कैसे करता रहा और लोग कैसे करते थे। क्या तब्दीली आ चुकी है? इस क्लास में तो मेरे जैसा नहीं है, हरगिज नहीं है। जब भी किसी को चीजें बेचें पहले देखें कि गौर से उस शख्स को देखें, अगर अपने जैसा महसूस हो तो रिलैक्स होकर चीजें बेच दें, लेकिन अगर मेरे जैसा महसूस हो तो हरगिज से पंगा ना लें, क्योंकि आपने चीजें दे देनी है, पैसे बाद में। तो जब भी किसी को बेचें तो मंजूर साहब क्या डिसीजन लें, कैसे सोचें कि क्या ये मेरे जैसा ही है, तो कोई मसला नहीं, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर ये आप जैसा महसूस ना हो तो फिर बेहतर है कि ना ही बेचें बाद में, वरना पैसे नहीं आने, बैड डेट से कॉल करेंगे और ढूंढ लेंगे, दुनिया भरी पड़ी आप जैसे। जी लास्ट पैराग्राफ पढ़ा था। तभी चेंज आ चुका है। आप ये जो फजूल चीजें सुनते रहते हैं ना, ये सब में पाकिस्तान में नहीं एप्लीकेबल। ये आप जो मोबाइल पे हर वक्त लगे रहते हैं ना, पूरी दुनिया में कभी इधर से कभी इधर से इन्फॉर्मेशन सुनते रहते हैं। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह देखें 99% से ज्यादा लोग मुसलमान हैं, चले 97-8%, तो मुसलमान कैसे हरकत कर सकते हैं, तुम्हें मरना नहीं है, तो आपको जवाब देना कहाँ ले जाएगा सब कुछ। तो इस तरह ना इधर उधर देखा करें, पाकिस्तान में वापस आ जाए, ये मोबाइल बंद करेंगे इंशाल्लाह आपको पाकिस्तान की रियलिटी महसूस हो जाएगी। जी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप पढ़ रहे हैं और मुझे बताएंगे अभी, आप राना साहब आप बता रहे हैं, बाकी तो नहीं बता रहे। ये लास्ट पैराग्राफ में क्या पढ़ा है, वो क्या है ना, क्या लोग क्रिएटिव अकाउंटिंग कर लेते हैं? असल में क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये है कि लोग ईपीएस पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं, मैनेजमेंट को भी पता है। तो मैनेजमेंट फिर क्या करने के लिए क्या करती है, प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए क्रिएटिव अकाउंटिंग की तरफ जाती है, जिससे शॉर्ट टर्म में तो फायदा उठा लेती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान हो जाता है। तो अगर आप भी कोशिश करते तो आपने भी ये बोल देना था, पूरी बात अलहमदुलिल्लाह होगी। अब आने फाइनली हम ये डिसाइड कर लें कि इन पेजेस में जो पढ़ा गया है इसको याद करने की कोशिश कैसे करनी है। तो पहली कोशिश तो ये है कि आज आपने इसे घर जाकर दोबारा पढ़ना है, लेकिन पेज नंबर 201 पे है। प्रेजेंटेशन इतना मुश्किल नहीं है, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर बल्कि मैं कहूँगा इतना मुश्किल इसलिए नहीं क्योंकि ये अप्लाई हो गया था। मेन मसला आया था एडिशनल मैयर का। तो एडिशनल मैयर आप जरा कोशिश करें
पढ़ के फिर कल डिसाइड करें कितना याद हुआ। ठीक है, आज गिन के ये जरा नोट करें जरा साथ। 3 मिनट देने इस एडिशनल मेजर के पैराग्राफ को, ये मिनट्स नोट करें साथ, और घड़ी साथ रख के पढ़ना। अगर 3 मिनट से पहले पढ़ लें तो दूसरी दफा पढ़ लेना है, और अगर दूसरी दफा ही पढ़ना ही पढ़ा जाना है, ये 3 मिनट में 2-3 दफा आराम से आपने पढ़ना है। मोबाइल ऑन किए बगैर पढ़ना है, मोबाइल साइड पर रख के जिस तरह हमेशा पढ़ते हैं। तो एडिशनल मेजर वाले इस पैराग्राफ को कितना टाइम देना है आपको? यूजफुलनेस वाले पैराग्राफ को 2 मिनट देने, ये 2 पैराग्राफ जो लिखे हैं। रीजंस वाले को गिन के आपने 4 मिनट देने। ये कितने हो गए टोटल मिनट? पूरा मंजूर साहब गिनते रहेंगे। 9 हो गए। और लिमिटेशंस को भी आपने गिन के 6 मिनट देने, और टोटल 15 मिनट आपने देने, या बल्कि 5 मिनट रखने इसके 201 पेज के, नहीं 5 मिनट पिछले 201 पेज के ऊपर, नहीं पिछले पेज प्रेजेंटेशन नहीं थी, तो 5 जमा 20 हो गए टोटल। तो 20 मिनट आपने देने। इसमें असल में हेडिंग्स हैं 4। पहली हेडिंग की प्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट, दूसरी हेडिंग के गिनते रहे 4-5 जो है, तीसरी हेडिंग क्या है, चौथी है यूजफुलनेस, 5वीं है रीजंस, एंड फाइनली है लिमिटेशंस। तो 20 मिनट आज लगाए, कल मुझे फिर याद पाएगा, इसमें से फिर डिसाइड कर लेंगे। ज्यादा याद करने वाली चीजें 3 है वैसे, लेकिन आज मैं नहीं बता रहा वरना फिर आपने पढ़नी नहीं बात, तो एक सस्पेंस रख रहा हूँ। देन इस तरह करेंगे, इस पूरे चैप्टर में जब भी आप रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को, तो इसमें डेफिनेटली बहुत कुछ पढ़ा हमने, लेकिन फाइनली रिवाइज करते हुए शायद 3 जगहों पर अगर नजर पड़ जाए तो शायद सफिशिएंटली याद दहानी पूरी हो जाएगी। तो ये जरा नोट कर लें, पेज नंबर 163 से शुरू करें। पेज नंबर 163 पे एक तो ऑब्जेक्टिव में दूसरा पैराग्राफ, नहीं ऑब्जेक्टिव, हाँ जी पर्पस से। उसके बाद स्कोप का पता होना चाहिए, पढ़ के बताएं जरा ये स्टैंडर्ड किस पे एप्लीकेबल है। हाँ जी, इसका पता होना चाहिए, ये लिस्टेड कंपनीज पे एप्लीकेबल है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं है। उसे पब्लिकली ट्रेडेड भी कहते हैं, और मेरा ख्याल एक वर्ड आपने हाथ लिखा है, कोटेड कंपनी भी कहते हैं, कोटेड भी कहते हैं। तो ये लिस्टेड कंपनीज पे स्टैंडर्ड एप्लीकेबल। देन इसके नीचे एंड में प्राइस अर्निंग रेशियो का एक फॉर्मूला और उसकी इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट पेज पे मेरा गुमान है कि बहस इतनी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह कि प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल इरिडीमेबल तो आपको पता है, लेकिन सेकंड लास्ट पैराग्राफ ढूंढे जो कम्युलेटिव से शुरू हो रहा है, एंड से थर्ड लास्ट कह रहे हैं, ये वाला पैराग्राफ जरूर पढ़ने, जरा कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव रिवाइज हो जाएगा। तो ढूंढने का कौन सा कह रहा हूँ, थर्ड लास्ट कह रहा हूँ, पेज नंबर 164 पे थर्ड लास्ट, ऐसे ही। नेक्स्ट पेज पे फर्स्ट पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, प्रेफरेंस डिविडेंड के हवाले से। प्रेफरेंस डिविडेंड फाइनेंशियल चार्जेस में शामिल होता है, पता है सबको? और फाइनेंशियल चार्जेस देयरफॉर अक्रूवल बेसिस पे भी रिकॉर्ड होते हैं। इस वक्त अगर नहीं भी जाए तो ये फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन, कौन सा पेज? 165 का फर्स्ट पेज, थोड़ा सा नीचे है, डिटेल्ड फार्मूला ध्यान रखना। डिटेल के नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके नीचे आ जाए सेकंड लास्ट पैराग्राफ, प्रेफरेंस शेयर में जो कम्युलेटिव नॉन कम्युलेटिव का डिविडेंड का जो ट्रीटमेंट था, ये ढूंढने पे। नेक्स्ट पेज पे वर्किंग की शायद जरूरत नहीं है, पेज 167 पे एक एग्जांपल नंबर 3, जिसमें फिर ये आया था कि प्रेफरेंस डिविडेंड्स का क्या होता है क्या नहीं होता। ये आपको पता तो डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह चल गया होगा, लेकिन जब भी कभी दोबारा नजर पड़े तो एक सेकंड एक ग्रुप के जरा रिवाइज हो जाना चाहिए। देन उसके बाद पेज नंबर 168 पे शेयर्स के एंगल से इंक्रीज और डिक्रीज होने कहाँ लिखा हुआ दरमियान से ऊपर, तो इंक्रीज की 3 रीजंस और डिक्रीज की 2 रीजंस, इस पे नजर पड़ जानी चाहिए, टिक लगा लेना। उसके बाद मेरा ख्याल है एग्जांपल्स बीच में काफी सारी छोटी छोटी, लेकिन इनको डेफिनेटली दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं। पेज नंबर 173 पे एक मिनट आए, एक वर्ड बीच में रह गया था, एग्जांपल नंबर 10 ढूंढो, 173 एग्जांपल नंबर 10, इसकी तरह तीसरी लाइन के एंड पे है, 5 रुपए पर शेयर दिया हुआ, इसे एक आगे एक ब्रैकेट है, इसको अंडरलाइन करें। मार्केट वैल्यू कम राइट का मीनिंग लिखना है, मार्केट वैल्यू कम राइट का मतलब मार्केट वैल्यू विद राइट्स। कम वर्ड यूज हुआ है, कम राइट, ये टर्म यूज होती है मार्केट वैल्यू विद राइट शेयर्स, राइट शेयर्स के साथ जो मार्केट वैल्यू। इसका करना तो कुछ भी नहीं है आपने, अगर ये कभी वर्ड आ जाए कौन सा
मार्केट वैल्यू कम राइट्स, तो इसका सिंपली मतलब ये है मार्केट वैल्यू विद राइट शेयर्स, और इसका दूसरा मतलब ये है जो अंडरस्टैंडेबल है वो साथ लिखने के स्लैश करके, व्हिच मींस फुल मार्केट वैल्यू। फुल मार्केट वैल्यू का मतलब बताया? नहीं, इशू वैल्यू नहीं, राइट शेयर में दोनों होते हैं। जरा पीछे पढ़ के 4 ढूंढे और 5 ढूंढे। 4 क्या ढूंढ के? 4 क्या है? इशू प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस है ये। मार्केट राइट शेयर्स कितने पे एक्सरसाइज होना है, तो 5 रुपए का मतलब पूरी जो प्राइस थी जो मार्केट में चल रही थी वो 5 थी विद राइट्स, इसका मतलब पूरी मार्केट प्राइस। 4 क्या है? जिस पे इशू किया है, जिस पे इशू किया है, इसमें फिर बोनस एलिमेंट आएगा। 4 के जिस पे राइट शेयर इशू किया है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। 5 रुपए क्या है? जो पूरी मार्केट करीब चल रही थी। क्या आपको बोनस एलिमेंट मौजूद है बीच में? तो मैं ये कम राइट किसको लिखवा रहा हूँ, 4 को या 5 को? तो 5 मीन्स की जो फुल मार्केट वैल्यू थी, फुल मार्केट वैल्यू को मार्केट वैल्यू कम राइट्स भी बोलते हैं, बस ये ध्यान रखना। तो कम राइट वर्ड अगर कभी आ जाए तो पढ़ के बताएं क्या क्या लिखा है। मीनिंग उसका ये विद राइट, और मीनिंग उसका ये है कि जो फुल मार्केट वैल्यू की बात हो, तो फुल मार्केट वैल्यू 5 रुपए और 4 रुपए के जो इश्यू प्राइस थी, तो क्या इश्यू प्राइस इज लेस देन द मार्केट वैल्यू, लेस देन द मार्केट वैल्यू। देन उसके बाद आए तो पेज नंबर 176 पे एग्जाम्पल 11 है। इसमें 2 कंपैरेटिव आ गए थे, 2 साल कंपैरेटिव आ गए थे। तो मेरा ख्याल है एक दफा रिवाइज हो जाना चाहिए, क्योंकि वो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है प्रायर ईयर का, वो मेरी तरफ से देख के बोल देंगे क्या किसका क्या स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जिससे पिछले सालों में बेसिक ईपीएस कैलकुलेट हुई है। तो ये वो पहला सवाल था जिसमें जरा डिटेल में ये बात हुई थी, तो मेरा ख्याल है रिवाइज हो जाए तो अच्छा है। वैसे तो अब आई होप कि बहुत से क्वेश्चन में बार बार ये बात आ गई है, लेकिन अगर आंसर जरा कभी भी नजर पड़ जाए तो मेरा ख्याल है रिवीजन सही रहेगी। देन फिर पेज नंबर 180 है। पेज नंबर 180 पे क्या था? अगर कंटिन्यू और डिस्कंटिन्यूड ऑपरेशंस दोनों, तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड कहां से माइनस होता है? कंटिन्यू ऑपरेशन से। ये लिखा हुआ है, ये इसमें लिखा भी होगा, इसमें यही था नहीं, सॉरी ये लास्ट पे था, पेज नंबर 179 के एंड पे लिखा, पेज नंबर 179 के एंड पे लिखा, और वहां से आगे चल रहा है। पेज नंबर 179 के एंड से नेक्स्ट पेज पे जहां से एग्जांपल शुरू हो रही है, एग्जांपल से ऊपर ऊपर कहां से लेके कहां तक बता दूंगा। 179 के एंड से लेके नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल से ऊपर ऊपर। एग्जांपल्स की अब जरूरत नहीं, ये मेरे ख्याल काफी बहस आ गया। देन 181 पेज के मिड में जो पैराग्राफ है, रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट, और एग्जांपल जो उसके बाद है नेक्स्ट पेज पे, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिवाइज होनी चाहिए। ये होम डायनेमिक्स जो है, ये बेसिक के एंगल से मेरा ख्याल कॉम्प्रिहेंसिव सबसे एग्जांपल है। उसके बाद एयर कॉन में से आपने कर लिया मेरा ख्याल है, तो एयर कॉन डेफिनेटली सिंपल सा क्वेश्चन था, एयर कॉन का इशू नहीं है। अच्छा, इसका सी पार्ट मैंने छुड़वाया था, सी पार्ट इसलिए छुड़वाया था कि आज बात हो गई। पढ़े जरा इसका सी पार्ट पेज नंबर 185, रेलेवेंस ऑफ पीपीएस, अब पता चल गया। तो डेफिनेटली अब यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां से पढ़ लिया आपने। तो ये क्वेश्चन जरूरी नहीं कि दोबारा अटेम्प्ट किया जाए। इससे पेज नंबर 188 पे, लेकिन बहरहाल ये जरूर है कि एयर कॉन अटेम्प्ट कर लिया ठीक है। अच्छा, 188 पे और लेके 190 तक 2-3 एग्जांपल्स हैं, 4। ये चले मैं खुद ही कहूंगा किसी दिन, ये जिसमें राइट शेयर्स, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, बेसिक एग्जांपल्स हैं। डाइल्यूटेड में पेज नंबर 192 से लेके पढ़ने चाहिए दोबारा जरूर। 193 2 पेजेस जरूर, बाकी आगे तो वर्किंग्स है। पेज नंबर 195 पे 195 का आखिरी पैराग्राफ, आखिरी 2-3 जो पैराग्राफ्स है, पॉइंट नंबर 2 की हेडिंग। पेज 196 में आखिरी 2 पैराग्राफ्स है, ये होल्डर होगा, मिल रहा है? कौन से पेज पे? 196 क्या बात है, नंबर ऑफ शेयर्स ऊपर वाले पैराग्राफ से लेके एंड तक। अगर एक से ज्यादा ऑप्शंस हो तो कौन सी लेंगे?
मोस्ट डायल्यूटिंग लेंगे। ये बात आपको पता चल चुकी है, लेकिन रिवाइज तब तक ना की तो याद नहीं रहती सही। पेज नंबर 199 197 के मिड में है एग्जांपल ऑफ 4 से ऊपर वाले दो पैराग्राफ छोटे छोटे, ठीक है। देन 199 पेज पे डाइल्यूशन आई और नीचे फिर मल्टीपल डायल्यूटिव इंस्ट्रूमेंट्स आए। देन उसके बाद पेज नंबर 201 और 202 है। फाइनली शायद इन्हीं को थोड़ा सा रट्टा लगाना पड़ना, बाकी चीजों को क्वेश्चन में आ गई। 10 मेरे पास 5 मिनट इस वक्त है, एक क्वेश्चन पढ़ लें जो घर से सॉल्व करना आपको। पेज नंबर 2 में, अच्छा मेरे पास 5 मिनट है कि आपके पास भी है? पेज नंबर 209 पे क्वेश्चन नंबर 8 पढ़े जरा मेरे से। ये मदद साहब जब आप पढ़ेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा, तो ऐसे ही मेरे ख्याल इस वक्त रहने दें। ये जब आप चीजें रिवाइज करेंगे तो आपको सही तरह से क्लियरली याद आ जाएगा। तो इन पेजेस पे लिखा हुआ है जो आप बात कर रहे हैं। ये सर क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रहे हैं, किस नाम से पढ़ दें जरा जल्दी से। LGM स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पेजेस नोट करनी। डिटेल ऑफ द करंट रिपोर्टिंग पीरियड इज एज फॉलोज। नेक्स्ट पेज पे रिक्वायरमेंट का ईयर एंड जरा देखिए कॉपी साहब, और रिक्वायरमेंट है क्या ये भी बताएं। डिस्क्लोज वाली है, डिस्क्लोज इन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कौन सा साल है? 18। कंपैरेटिव ईयर कौन सा होगा? डिटेल फॉर द करंट ईयर, करंट रिपोर्टिंग पीरियड पिछले पेज पर सबसे पहले दिया हुआ करेक्टली कैलकुलेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2018 का 2017, ठीक है। 17 एट 31 December 17 के एंड पे मींस 18 के स्टार्ट पे 3,50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स, 3 रुपए क्या दिया हुआ? फेस वैल्यू, पार वैल्यू। नंबर 2, 3,10% redeemable cumulative preferences of 3 each. The preference dividend for 2018 has not been declared, and 2017 preference dividend was declared on 30th November 2017. और से दोबारा पढ़ें, ये कौन से शेयर्स हैं? कम्युलेटिव रिडीमेबल है, बहुत से वर्ड सुनने में लग रहा है। वो कहता है 18 में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ तो देयरफॉर रिकॉर्ड भी नहीं हुआ होगा। कम्युलेटिव है, कम्युलेटिव है, वेदर और नॉट डिक्लेयर्ड पे रिकॉर्ड होना है, लेकिन रिडीमेबल है, प्रॉफिट में से ऑलरेडी लेस भी हो गया होगा। कम्युलेटिव है, डिक्लेयर नहीं भी हुआ तो कोई इशू नहीं, ऐसी है। और रिडीमेबल है, प्रॉफिट में से लेस हो भी गया होगा। डन है। ऑप्शंस रिक्वायर्ड 40,000 शेयर्स, ये पुराना रिपीट हो रहा है, ये इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस ऑन 2018। 1 नवंबर 18 2,12% कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू हुआ। 1 जनवरी पहले दिन साल के शुरू। These debentures are convertible on 30 September 2019 at the option of, ये भी कोई मसला नहीं है। नंबर 2 पे आते हैं। 31 March 18 देयर वाज अ कैपिटलाइजेशन इशू का मीनिंग बता दो। फाइनल रखने हैं पेमेंट्स, बोनस शेयर, बोनस इशू का एक और नाम बता दें, सिक्रिप इशू। द कैपिटलाइजेशन इशू यूटिलाइज्ड करंट की गई, कोई इशू नहीं है, पता नहीं। 30 September 18 50,000 शेयर इशू है फुल मार्केट वैल्यू पे, और अनदर 10,000 शेयर तो प्लेस है मार्केट वैल्यू पे 13 नवंबर में। अच्छा, समटाइम्स हो सकता है अभी तक जो शायद हमने क्वेश्चंस किए उसमें डेट्स का सीक्वेंस एग्जामिनर सही रखता है, लेकिन अगर ये डेट का सीक्वेंस एग्जामिनर का ठीक ना हो, आगे पीछे हो जाए, तो आपने अपनी वर्किंग डेट्स की सही तरतीब से करनी है। मैं एक्चुअल शेयर की बात कर रहा हूँ, अगर वो आगे पीछे सीक्वेंस दे दे तो आपने डेट्स का सही सीक्वेंस फॉलो करना है, ठीक है। नॉर्मली तो वैसे सही देता है, लेकिन अगर आगे पीछे हो जाए तो काइंडली आपने उसे सही डेट्स के एंगल से रखना है। ये मेरी बात समझ भी आएगी। मतलब फॉर एग्जांपल जनवरी के बाद सीधा दिसंबर में चला जाए और बाद में नवंबर की बात कर ले, तो आप पहले जनवरी लेंगे, उसके बाद नवंबर, फिर अकॉर्डिंगली दिसंबर, तो सही सीक्वेंस आप खुद अरेंज करेंगे। 30 सितंबर वाली बात होगी। उसके बाद फिर वो कहता है 20 अक्टूबर पे। अच्छा, ये जरा पढ़ना मेरे साथ।
20th October 37 ordinary shares were offered to existing shareholders. The offer was fully subscribed for 7 per share on 31st October when the share price was, बताएं क्या इसमें कोई फ्री एलिमेंट है? अब उसने राइट शेयर वर्ड यूज तो नहीं किया, लेकिन राइट शेयर टाइप चीज बन गई है। वजह बताएं। मार्केट वैल्यू क्या है? हाँ जी, लिस्टिंग को है, मार्केट वैल्यू 10 है, ऑफर 7 पे है, तो इशू फॉर वैल्यू और नो वैल्यू लगा करेंगे। लेकिन इसमें ये बताएं डेट कौन सी लेंगे, गौर से देखिए, 20 अक्टूबर या 31 अक्टूबर? ये मसला आया था होम डायनेमिक्स में, तो एंड में उधर ढूंढे एंटाइटलमेंट डेट कौन सी है, तो 31 अक्टूबर लेंगे, क्योंकि आपने बाद में फिर मंथ्स गिनने होते हैं जो फॉर वैल्यू होता है। तो अगर कौन सी दो डेट्स हो जाए, अनाउंसमेंट एंड एंटाइटलमेंट डेट, तो आपने फिर एंटाइटलमेंट का डेट को बेस बनाना होता है। इसके साथ लिख लें होम डायनेमिक्स में एक नजर देखिएगा, होम डायनेमिक्स ढूंढने के सवाल और रेट दिया हुआ टैक्स का, टैक्स रेट अगर दिया हो तो प्रेफरेंस डिविडेंड पे फिर भी एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन किस पे एप्लीकेबल हो जाता है? बॉन्ड्स वगैरह पे हो जाता है, इंटरेस्ट सेव अगर हो रहा है तो उस पे एप्लीकेबल हो जाता है। दो चीज जरा होमवर्क रखते हैं आज, एक तो ये क्वेश्चन लिखे होमवर्क, और एक जरा रिवीजन अगर कर लेंगे चेंजेस इन इक्विटी, चेंजेस इन इक्विटी कभी बनाइए, पेज नंबर 239 ढूंढना, पेज नंबर 239 पे एक सवाल है काशिफ कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के नाम पर, ये प्योरली सवाल है चेंजेस इन इक्विटी का, इसमें ईपीएस नहीं है। पेज नंबर कौन सा? 239, किस नाम से कह रहा हूँ? काशिफ कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। ये सवाल किस चीज का है? किस चीज का है? किस चीज का है? किस चीज का? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, इसमें कोई ईपीएस वगैरह नहीं है। लेकिन इस सवाल को करते हुए मेरी दो असम्पशंस पहले नोट करूंगा। मेरी दो असम्पशंस का मतलब ये है कि मैं ये अज्यूम करूंगा कि आपने कुछ काम किए हुए हैं, लेकिन क्योंकि मेरी असम्पशन गलत है इसलिए वो जरा पेज नंबर्स पहले नोट कर लें, जिन पेजेस को देख के आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, क्योंकि काशिफ कंस्ट्रक्शन वाला सवाल 100% अब अटेम्प्ट होना चाहिए। चेंजेस इन इक्विटी बनाई हुई आप लोगों ने, लेकिन दो पेजेस जरा ज़हन में रखिएगा बिफोर यू स्टार्ट हो। एक पेज है 71 वॉल्यूम 2 में, सॉरी वॉल्यूम 1 में, ये नोट करें, इससे काशिफ इसके ऊपर लिखें पेज नंबर 71 एंड 72 ऑफ वॉल्यूम 1। ट्रांजैक्शन कॉस्ट आई थी यार, आपने ये कल परसों भी शायद रिवाइज किया, मैंने कल परसों भी देखे। और एक आपने क्वेश्चन भी जरा एक नजर देख लेना, आपको जरा सही याद आ जाएगा, वो भी मेरा ख्याल वॉल्यूम 1 में ही है, सॉरी वॉल्यूम 1 में एक क्वेश्चन नोट है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का, ये भी आपने कुछ रिसेंटली देखा होगा कहीं, पेज नंबर 275। ये दोनों पेजेस जो मैंने बताए ये वॉल्यूम 1 में, पेज नंबर 275 फखर लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन है। तो इन दो को देख के मीन्स उसे इसी इन्हीं क्वेश्चन वाली चीजें कुछ यहाँ रिवाइज हो रही है। पहली प्रायोरिटी पे एग्जाम्पल नंबर 8 रखें, कौन से पेज पे? पेज नंबर बोलो, पेज नंबर बता दें यार, पहली प्रायोरिटी पे वो रखें, लेकिन मेरा ख्याल है कि टाइम बचेगा तो इन दो पेजेस पे जाके, कौन से पेजेस 20 कौन सा पेजेस 71 एंड 72 एंड 275 ऑफ वॉल्यूम 1 पे जाके फाइनली किधर आना है 239 वॉल्यूम 2 पे। लेकिन पहली प्रायोरिटी पे ईपीएस रखें, ईपीएस आज फाइनल कर, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। बाकी फिर अब ये कुछ देर अच्छे से मैंने टेस्ट जानबूझ के नहीं लिए थे, लेकिन अभी ये वक्त आ गया है कि कुछ पिछले टॉपिक्स और मिला के जरा साथ जरा कुछ टेस्ट हो जाए, तो फिर कल से जरा जहनी तौर पे तैयार हो जाए। अल्लाह हाफिज़। टेस्ट भी होंगे, क्या मजाक हो रहा है हमारे साथ। ऐसा मैं आपके क्वेश्चन का बेटा क्या आंसर दूं यार, आपने पूरी क्लास एक ही सवाल पे गुजार ली है। मेरा आईपीएस का टॉपिक रह गया है कि मैं आगे पढ़ लूं, बेटा कहीं से तो पढ़ना शुरू करा भी यार। आपने सवाल इस तरह मेरे से पूछे हैं जैसे आज का असल सवाल ये था, जो बेटा रह गया अब उसका मैं क्या कर सकता हूँ, जो आगे हो सकता है वो तो कर ले यार। तो जिस कंसिस्टेंसी से आपने ये सवाल में से आज पूछा है और रीटाइप कर करके भेजा है, अल्लाह करे इसी कंसिस्टेंसी क्लास में आ जाए। अल्लाह हाफिज़।